नाउ आज अपने को मॉड्यूल 2 स्टार्ट करना है। ठीक है। अब मॉड्यूल 1 जो था अपना, उसके अंदर पूरा का पूरा अपना ऐसे 700 के सीरीज तक अपना खत्म हो। करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है। हाँ, थैंक यू। मॉड्यूल 1 का जो अपना सीरीज है उसके अंदर अपना ऐसे 700 के सीरीज तक पूरा खत्म हो। उसमें से एक ऐसे जो है ना वो हम लोगों ने नया पढ़ा एज सच, अगर हम लोग देखेंगे दैट वाज 720 जो लास्ट वाला। ठीक है। उसके अलावा बाकी के सारे ऐसे मोटा मोटी हम लोगों ने इंटर लेवल तक पढ़े हुए। ठीक है। अब आप लोगों से अगर ऐसा होगा कि मैडम इंटर लेवल में भी हमने पढ़ा है, तब भी हम लोगों ने केस स्टडीज को सॉल्व किया है एग्जाम के लिए। अभी अपने लिए क्या आएगा, तो बेसिकली अभी अपने लिए एक्चुअल प्रैक्टिकल केस स्टडीज ही आएगा एग्जाम्स के लिए। एसेस मतलब ऐसे समझ के चलो कि अपने को एसेस का ही पूरा केस स्टडी बना के देखे कि ये पर्टिकुलर केस है, उस तरह से अपने को देखना है। इंटर लेवल पे क्या होता था कि थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन अपने को दे देते थे कि ये बोलो या ये रिक्वायर है या ये ऐसा है। बट अभी वो चीज और बन गई। ज्यादा से ज्यादा अपने को ऐसा रहेगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्स। ठीक है। तो आपका स्टडी जो होना चाहिए वो उसके हिसाब से होना चाहिए, मतलब कंसेप्चुअल समझना है। जो अभी तक हम लोग वही करते आए कि भाई कंसेप्चुअल समझो, लॉजिक क्या है उसके पीछे का वो समझो। तो आपको कंफर्ट में आंसर, आपको आंसर लिखने के लिए आंसर समझ में आया? क्लियर है? अब मॉड्यूल 2 का अगर हम लोग पार्ट देखेंगे ना, तो दीज आर स्पेशल एरियाज वाला एक एसेस का 800 का भी सीरीज होता है। एसेस के अंदर एक 800 का भी सीरीज है, स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के अंदर ही 800 का सीरीज है। वो है अपना चैप्टर नंबर 8 दैट स्पेशलाइज्ड एरियाज। वहां तक खत्म हो गया। उसके बाद एसआरएस, एसआरई, ऐसा व्हाट वी से अपना जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एश्योरेंस एसएईज है, ये सब चालू है। समझ में आया? जो अपने बाकी के स्टैंडर्ड्स, वो भी अपने स्टैंडर्ड्स ही, बट दे आर नॉट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दे आर अदर स्टैंडर्ड्स। समझ में आया? क्लियर है? तो वो वाला पार्ट जो है वो इसके अंदर पूरा आ जाएगा। आज जो हम लोग पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी योर स्पेशलाइज्ड एरियाज वाला ऑडिट। चलो, स्पेशलाइज्ड एरियाज जो है आज हम लोगों को यहाँ पे स्टार्ट करना है। चलो, इसके अंदर अपने को कौन कौन से एसेस पढ़ने एक बार देख लेते हैं। ठीक है। सो अपने पास स्पेशल एरियाज के अंदर एसेस है। पहला, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अपने को एक ऐसे दिया हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा था इंटर लेवल पे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच वी प्रिपेयर। फर्स्ट इज, दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बराबर है कि नहीं है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? बेसिकली ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम लोग एनुअल रिपोर्ट के साथ देते हैं जनरल, विच इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर टू व्यू। मतलब अभी जैसे एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो भी बैलेंस शीट और पीएनएल है, उसका नोट्स टू अकाउंट्स है, उसका जो भी पूरा का पूरा सीरीज है। अब वो सीरीज के अंदर अगर अपने को किसी को भी कुछ भी देखना है, मतलब एम्प्लॉई, बीइंग एन एम्प्लॉई ऑफ दैट कंपनी मुझे अगर देखना है, बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मुझे देखना है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी मुझे देखना है, गवर्नमेंट होके अगर मुझे देखना है, या और जैसे कि इन्वेस्टर होके मुझे देखना है, या एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जिसको कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, वो भी अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखे, तो पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसके अंदर का जो अपना स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, बैलेंस शीट पीएनएल वाला पार्ट जो है, वो पढ़ने के बाद दैट पर्सन विल गेट सम और दी अदर इनसाइट्स व्हिच इज विद रिलेशन टू हिम। करेक्ट है कि नहीं? अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना बड़ा है, उसके अंदर ये सारा चीजें हैं कि भाई एक कोई भी पर्सन अगर उठ के अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे ना, तो उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से मिलेगा। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को देख के नहीं बनाया हुआ है, एंड इट इज जनरली फॉर ईच एंड एवरी यूजर विच एनीवन कैन पिक अप एंड यूज फॉर हिज और हर पर्पसेस, दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोग जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं, जितना भी हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं, दैट इज स्पेसिफिकली ऑन द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली। समझ में आया? क्योंकि एनुअल रिपोर्ट के साथ वही जाता है, अपने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं। तो हम हमेशा जो भी अपना ऑडिट रिपोर्ट देते हैं ना, वो किसके लिए होता है? आप लोगों का जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड आप लोगों का ऑडिट होता है। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है। नाउ अब ये आते हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो सकता है? कोई एक स्टैट्यूट के हिसाब से रिक्वायर्ड हो सकता है, या कहीं और कोई पर्टिकुलर चीज के लिए रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बैंक से लोन लेने के लिए जाना है, तो वो बोलेगा अरे आपका बिजनेस है, एक काम कीजिए, बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना एक हम आपको फॉर्मेट देते हैं, आप वो फॉर्मेट में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना के लेके आइए। समझ में आया? ऐसा कुछ अगर उन्होंने बोला,
और उन्होंने बोला कि हमको उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट भी चाहिए, हमको उसके ऊपर क्या चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट भी चाहिए। तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा अपने को, ये स्पेशल पर्पस, बिकॉज दीज आर नॉट जनरल पर्पस, ये सबके लिए यूज के लिए नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पार्टी के यूज के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया हुआ है। समझ में आया? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वाले स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी विल बी व्हाट इज ऑडिटिंग और वी विल बी चेकिंग एज पर द गिवन फ्रेमवर्क ओनली। एंड हम जब भी ये रिपोर्ट बनाएंगे ना, तो हम उसमें लिखते हैं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल व्हाट वी से पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट in accordance with this framework. The audit report given by us is for only and only this purpose, and any other assurance which any person takes whatsoever will not be नहीं। अच्छा करना है, ओके ठीक। स्क्रीन शेयरिंग नहीं होना। हाँ, सो हम लोग वही बात कर रहे थे कि ऑडिट रिपोर्ट भी जब हम लोग यहाँ पे देंगे तो इट विल बी इन रिलेशन टू योर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली। तो हम कभी भी ये पर्टिकुलर जब भी रिपोर्ट देते हैं ना, तो इन दैट केस हम लिख के देते हैं कि हम जो ये ऑडिट रिपोर्ट देंगे ना, ये यही रीजन के लिए यूज होना चाहिए। अगर कोई और बंदा ये रिपोर्ट को यूज करता है और उसकी वजह से अगर उसको नुकसान होता है तो वी आर नॉट। समझ में आया? जबकि हम लोग जब जनरल पर्पस वाला देते हैं, मतलब अपना वाला ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, तो हम उसके अंदर कुछ भी ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं, कोई भी यूज कर सकते, हम अपना ओपिनियन दे देते हैं, सामने वाला यूज। क्लियर विद दिस पार्ट? तो ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कुछ अलग थोड़ा लॉजिक लगेगा ना। एसएस का ऑडिटिंग के लिए एसएस का ही लगेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वगैरह के लिए पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। तो उसके ऊपर गाइडेंस देने के लिए अपने पास ये ऐसे 800 का सीरीज अपने को, इसके ऐसे 800 जो है बेसिकली वो अपने को दिया। क्लियर विद दिस ओवरव्यू? ठीक है। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, ऐसे 705, this deals with the audit of single financial statement or a specific element, account or item of the financial statement। अभी क्या हो रहा है, जनरली हम लोग जब ऑडिट करने के लिए जाते हैं, नॉर्मल ऑडिट करने के लिए जाते हैं, तो अपने को वो लोग क्या बोलते हैं, पूरा बैलेंस शीट, पूरा पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अपना नोट्स टू अकाउंट्स रहता है और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, जो बेसिक है, पूरा का पूरा अपना डिटेल्स रहता है, वो जो अपने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर आता है, व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम उसको ऑडिट करते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? बट अगर अपने को बोला कि हमको ना ऑडिट कराना है, लेकिन ना हम लोगों को पूरा ऑडिट नहीं कराना है, हमको सिर्फ डेटर्स का ऑडिट करना है, या हमको सिर्फ सेल्स डेटर्स और मेरे पैकेट्स वगैरह का ऑडिट करना है, मतलब उतने सेक्शन का ही ऑडिट करना है, इन्वेस्टिगेशन नहीं ऑडिट, बट हमको उतने ही डेटा का ऑडिट करना के चाहिए फॉर स्पेसिफिक रीजंस, हो सकता है। करेक्ट है कि नहीं? तो वैसे देखो, हमने तो ऐसे जो पढ़ा वो तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड था। तो अब अगर ऐसे सिंगल एरिया या एक पर्टिकुलर पार्ट का ऑडिट करने के लिए बोला, तो उसको कैसे करेंगे और उसका रिपोर्ट कैसे बनेगा, उसके ऊपर गाइडेंस देने के लिए ऐसे 80। समझ में आया? ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सॉरी, सिंगल एवरेज मतलब वही है कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब एक कोई पर्टिकुलर पार्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2-4 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर व्हाट में से कि सिंगल ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, बट उसमें बाकी डिटेल्स नहीं होगा। तो इट कैन बी स्पेसिफाइड फ्रॉम वेरियस एंगल्स, इट विल डिपेंड फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब टेलर मेड, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब टेलर मेड असाइनमेंट है, जो क्लाइंट अपने को बोलेगा कि स्कोप ये, whereas अपने जनरल ऑडिट में क्या होता है, स्कोप ऑलरेडी डिफाइंड है, ऐसे 200 केस। समझ में आया? तो यहाँ पे स्कोप विल बी एज पर द म्यूचुअल डिस्कशन ऑफ यू एंड द क्लाइंट, कि तुम और क्लाइंट बैठ के डिस्कस करो तो उनको क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम स्कोप को डिजाइन। समझा? कमिंग टू द एसेट और जैसे 810, dealing with the engagement relation to summary financial statements derived from FS audited by the same auditor। अभी तक क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी का पिछले 5 साल का ऑडिट नहीं किया, ठीक है, मतलब नॉर्मल ऑडिट, अपना जो एसएस वाला ऑडिट रहता है वो नहीं किया, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी ना आज सेबी के पास गया और बोला कि प्राइवेट कंपनी का, कंपनी सेबी के पास गया और बोला कि सर मुझे ना अपना कंपनी लिस्ट करवाना है। क्या करवाना है? लिस्ट करवाना है, ठीक है। तो सेबी ने उनको बोला कि सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, उनका एक समरी बनाना पड़ेगा, मतलब हमको इतना डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, सेबी वाले ने बोला, ठीक है, कि हमको ना इतना डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, उतना नोट्स टू अकाउंट, उतना ये हमको ना समराइज लेवल पे चाहिए, मतलब बैलेंस शीट में ये 10 फिगर दिखने दो बस हो गया, पीएनएल में ये 4 फिगर दिखने दो बस हो गया, हमको इतना इतना कंडेंस बोलते हैं ना हम लोग, कि मतलब एकदम ये डिटेल लेवल पे नहीं चाहिए, डिटेल चाहिए तो हम जाके देख लेते हैं, मतलब समरी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, कंपनी वाले क्या करेंगे, ये जो पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसी का समरी बनाएंगे, इसी को एक छोटे टेबल में डालेंगे, या इसी से क्या करेंगे, जो बीच के जो रिक्वायर्ड डेटा नहीं है
उसको एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, उसको समराइज फॉर्म में रिपोर्ट कर देंगे या रिफ्लेक्ट कर देंगे, करेक्ट है कि नहीं? तो अब क्या हो जाएगा, देखो कॉपी पेस्टिंग में मिस्टेक होता है, सबको पता है ना, मतलब हम लोग भी करते हैं, करेक्ट है कि नहीं? डेटा यहाँ से यहाँ लेना, या लिंक्स जब हम लोग फाइल पर लगाते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल में, तो वहाँ पे लिंक्स अपडेट नहीं होना, गलत लिंक लगना, ये सब होता है। तो यहाँ पे ऐसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, वो भी सेम ऑडिटर से वापस से ऑडिट किया जाता है। जहाँ पे क्या होता है कि पिछले 5 साल का ऑडिट मैंने किया है, बट वही पर्टिकुलर 5 साल का वापस से कंपनी क्या करेगा, एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा और फिर से मुझे बुलाएगा और बोलेगा कि आपने 5 साल का तो ऑडिट किया है, बट ये मैंने उसका समरी बनाया, उसका भी ऑडिट करके दो, क्योंकि मुझे ये सेबी को शायद शायद सबमिट करना है, तो उसके ऊपर भी मुझे ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। चेंज हो गया ना, डेटा चेंज हो गया। पहले अगर अपन 10 लाइन दिखा देते तो हमें शायद अपन 4 ही लाइन, तो इधर उसके ऊपर भी अपने को अपना ओपिनियन देना पड़ता है, ये समराइजेशन बराबर हुआ कि नहीं हुआ वो बताना पड़ता है। सेबी ने जो रिक्वायरमेंट्स दिए थे वो फुलफिल हुए कि नहीं वो अपने को बताना पड़ सकता है। सेबी मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, सेबी की बिकॉज़ इट इज रिलेटेबल, अपने को पता है कि जब भी प्रोस्पेक्टस आता है ये आता है तो उसके ऊपर एक समरी होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक छोटा सा डेटा जाता है कि भाई ये कंपनी का फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट है, आप देखो आपको कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। जनरली आप देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह ये न्यूज़पेपर्स में ऐड बहुत बार आता है, करेक्ट है? तो ये सब जगह पे आपके समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो लॉजिक्स है वो यूज हो सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट कि उसके ऊपर रिपोर्ट किस तरह से देना है, रिपोर्टिंग किस तरह से कैरी आउट होना चाहिए इन ऐसे एक है। क्लियर विद दिस क्राइटेरिया, समझ में आया? तो ये तीनों जो असाइनमेंट्स है ना, अगर आप देखोगे दीज आर एसेस के अंदर डाला हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये अपने नॉर्मल ऑडिट के पार्ट में आते ही नहीं, इसको ऐसे ब्रेक कर अलग ही लिखो, बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ स्पेशल असाइनमेंट्स जो हम लोग करते हैं। ये स्पेशल असाइनमेंट्स हो सकता है कि आप अपने पूरे करियर की लाइफ में 10 बार कर लो, या हो सकता है एक भी बार, क्योंकि किसी को रिक्वायरमेंट रहेगा तो ही वो करवाएगा, अदरवाइज नहीं करवाएगा। बाकी जो है अपना एसएस वाला जो जनरल वाला पार्ट है वो तो चलते रहेगा। एक सेकंड इसको अंदर ले लेंगे, आ जाओ। समझ में आया सबको? क्लियर है? तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले अभी एसएस 800 का सीरीज, दैट इज गोइंग टू बी द स्पेसिफिक वाला सीरीज कि भाई हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, कि यहाँ पे हम लोग अगर कोई एक स्पेसिफिक असाइनमेंट अगर हमको दिया हुआ है तो हम उसको किस तरह से कैरी आउट करेंगे, वी विल बी गोइंग टू स्टडी दैट। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। सो यहाँ पे मोटा मोटी अगर मैं लॉजिक बोलूँ ना, तो अपन चेकिंग के टाइम पे ना लॉजिक ओवरऑल एसएस का ही लगाएंगे, बट एक थोड़ा सा ओवरऑल लेवल, मतलब इतना डिटेल्ड जाके शायद नहीं करेंगे। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द स्कोप विच इज गिवन बाय द क्लाइंट टू क्लियर विद दिस। ठीक है। आप जब भी हम लोग एसएस को भी ओपन करेंगे ना, तो वो लोग भी अपने को जो अपने नॉर्मल एसएस है उनका ही गाइडेंस देंगे कि आप वो वाला ऐसे यूज कर सकते हो, आप वो वाला ऐसे यूज कर सकते हो, आप वो वाला ऐसे यूज कर सकते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखा, बट सिर्फ बोलेंगे कि थोड़ा ओवरऑल लेवल पे यूज करो, तो थोड़ा सा अपना जो ये पर्टिकुलर ऑडिट रहेगा, दे विल नॉट बी इतना डेप्थ वाला ऑडिट, दे विल बी थोड़ा ओवरऑल। मतलब सिंपल बोलूं तो ऑडिट से थोड़ा कम है, बट एलआर से थोड़ा ज्यादा। समझा क्या? क्योंकि देखो ऑडिट से कम क्यों बोली, बिकॉज पहले ही आपका स्कोप कम है, डेटा सेट जो चेक करना है वही कम है, तो आपके प्रोसीजर्स पॉलिसीज सभी कम लगे। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको करना ऑडिट ही है, तो इन दैट केस अपने को रिपोर्टिंग ऑडिट के हिसाब से ही करना पड़ेगा, तो देना रीजनेबल रेफरेंस। तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा ऑडिट से कम काम करना है, लेकिन एलआर से ज्यादा, ऐसा लगे। क्लियर विद दिस? ठीक है। सो स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट वाला दैट इज ऐसे 800 का सीरीज जो अपने को दिया हुआ है, ये मैंने इंट्रोडक्शन अभी आपको दिया। ऐसे 800 अपने को क्या बोलता है, स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। समझ में आया? अब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, दैट कैन बी एनीथिंग। आईआरडीए ने कल कुछ दे दिया तो वो आ जाएगा, कल वो जैसे कि कोई दूसरे टीआरआई ने कुछ दे दिया तो वो आ जाएगा, सेबी ने कुछ बोला अलग से देने के लिए तो वो आ जाएगा, आरबीआई ने कुछ अलग से बोला तो वो आ सकता है। कंपनी को कुछ अलग से कहीं पे प्रेजेंट करना है, कोई टेंडर फिल इन करना है, उसके लिए अगर कुछ चाहिए तो वहां पे भी आ सकता है। इट कैन डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को कंपनीज एक्ट के हिसाब से, जैसे अपना नॉर्मल जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में हम लोग किसके हिसाब से करते हैं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से करते हैं, इन अकॉर्डेंस विद इंडेस एएस जो भी अपने को एप्लीकेबल है, ऑडिट इज डन इन अकॉर्डेंस विद दी, करेक्ट है? ये अपना फिक्स्ड रहता है इधर, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, यहाँ पे वो चेंजेस हो सकता है। क्लियर विद दिस? तो क्या बोला है देखो, ऐसे 800 एड्रेसेस द कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू पहला एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट। अगर ऐसा कोई स्पेशल पर्पस असाइनमेंट अपने पास आया तो हम उसको किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, कब एक्सेप्ट करेंगे, कब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अपने को गाइडेंस देगा। वहां पे अपने पास ऐसे 210 था ना इसका गाइडेंस देने के लिए, यहाँ पे उसी बेसिस पे अपने को वो लोग थोड़ा सा और गाइडेंस दें। समझ में आया? नेक्स्ट, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ द एंगेजमेंट, नथिंग बट व्हाट, ऐसे 300 का सीरीज जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि 300 में प्लानिंग हम लोग करते, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे अगर स्पेशल पर्पस असाइनमेंट आया तो उसका प्लानिंग किस तरह से कैरी आउट होगा। क्लियर है? लास्टली, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नथिंग बट ऐसे 700 का सीरीज हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था
यहाँ पे भी उसी लाइंस पे अपने को बताएंगे कि अगर आप स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें कंटेंट्स क्या क्या होगा, रिपोर्टिंग क्या क्या होगा, अश्योरेंस किस तरह से होगा, उसके बेसिस पे गाइडेंस ऐसे 800 के सीरीज में दिया हुआ। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है। सो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? नथिंग बट उन लोगों ने बोला डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक यूजर्स। तो टारगेटेड ऑडियंस कोई भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल कल उठ के अगर डिबेंचर होल्डर्स ने एक मीटिंग कंडक्ट किया उनका, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी के पास व्हाट वी से कि टोटल 5 लाख डिबेंचर्स है और ये 5 लाख डिबेंचर्स आर हेल्ड बाय 10 डिबेंचर होल्डर्स। 10 डिबेंचर होल्डर्स के पास ये सारे 5 के 5 लाख डिबेंचर्स स्प्लिट आउट है, ठीक है। इनका एक डिबेंचर ट्रस्टी है, डिबेंचर ट्रस्टी के पास ये लोग गए और उन्होंने मीटिंग कंडक्ट करवाया कि हमको ना व्हाट वी से कि लग रहा है कि कंपनी में कुछ तो चल रहा है, या हमको ना हमारे तरफ से ऑडिट करवा के चाहिए, हमको एक कंफर्मेशन चाहिए कि हमारा पैसा प्लस हमारा जो चार्जेस वगैरह हम लोगों ने क्रिएट करके रखा था वो पर्टिकुलरली प्रॉपर है कि नहीं। तो हमको एक पूरे बैलेंस शीट पे मतलब पूरे ऑडिट व्हाट इज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना है, नॉट एज पर द कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट एंड पूरा वाला। हम आपको बताते हैं कि हमारे प्रेस पॉइंट्स क्या क्या है और हमको किस बेसिस पे अपने को चेकिंग वेकिंग करके चाहिए। तो या क्या हम इसको स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं? यस, बिकॉज इट इज टारगेटिंग टू द नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक यूजर। अब ये जो रिपोर्ट भी बनेगा एज एन ऑडिटर, हम इसका रिपोर्ट जब देंगे तो ये रिपोर्ट में भी हम स्पेसिफिकली एंड यूज सर्टिफिकेट जैसा होता है ना अपना, इसका यूज किधर होगा, तो एंड यूज का एक क्लॉज हम लोग उसके अंदर डालते हैं, जनरली डालते हैं इसको। हम उसके अंदर नीचे लिख के देते हैं कि दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट विल बी ओनली यूज्ड बाय द डिबेंचर होल्डर्स फॉर देयर ओपिनियन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर। द रिपोर्ट इफ यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन फॉर व्हाटसोएवर मैटर will not be our concern and we will not be liable with respect to any loss incurred by the person in respect of the same। हम ऐसा लिख के दे देते हैं कि भाई देखो हमने टारगेटेड ऑडियंस के लिए ये रिपोर्ट बनाया है, अगर कोई और बंदा ये रिपोर्ट को कंसिडर करता है कोई और पर्पस के लिए और उसका इंटरप्रिटेशन निकाल के अगर कोई एक्शन कैरी आउट करता है आगे जाके, अगर उसको इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से लॉस होता है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख के दे दिया कि ये पर्पस के लिए बना हुआ। समझ में यही चीज हम जनरल पर्पस अपने नॉर्मल वाले में नहीं लिखते, हो तो ओपन टू वाले कोई भी किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते। समझ में यहाँ पे तो वो रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। क्लियर विद द पार्ट? ठीक है। नाउ the requirement of the applicable financial reporting framework, form and content of the financial statement constitutes the complete set of and what constitutes the complete set of financial statement। यहाँ पे कुछ भी चीज डिफाइंड नहीं है, गैप कौन सा यूज करने का, एएस, इंडेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कैसा चाहिए, जैसा कंपनीज एक्ट का वैसा चाहिए कि कोई कंडेंस्ड फॉर्मेट में चाहिए, कम करा के चाहिए, ज्यादा करा के चाहिए, कोई एक डेटा का डेप्थ चाहिए, कोई एक डेटा का डेप्थ नहीं चाहिए, ये सब टेबल पे बैठ के क्लाइंट के साथ डिस्कस होगा। कुछ भी चीजें फिक्स नहीं है। द एंटायर स्कोप विल बी टेलर मेड। समझ में आया? आप बैठोगे, आपको अपॉइंट करने वाला क्लाइंट सामने बैठेगा, आप उसका रिक्वायरमेंट को समझोगे, वो अपने रिक्वायरमेंट्स को बताएगा, आप उसको सजेशंस दोगे, उसके हिसाब से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए जो स्कोप लगेगा वो स्कोप हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके अपने एंगेजमेंट लेटर में डाल देंगे। समझ में आया? क्लियर है? नाउ एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल पर्पस, कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड आल्सो कैश फ्लो इंफॉर्मेशन दैट एंटिटी में बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ने एक मीटिंग बनाया, बराबर है कि नहीं है, कंपनी रिपे नहीं कर पा रहा है, कंपनी के अंदर थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, अभी भी मतलब ऐसा व्हाट इज गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है बट हिकअप्स आ रहे हैं। तो सारे क्रेडिटर्स ने मिलके क्या बोला कि अरे काम करते हैं हम ना कंपनी का ऑडिट करवाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, अक्रूवल बेसिस पे है ना, पैसा कब आएगा किधर आएगा अपने को पता नहीं है। तो हम बोलते हैं कि उनका नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस पे अक्रूवल बेसिस पे चलता है, हम ऑडिटर को अपॉइंट करके बोलेंगे कि आप कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो, स्ट्रेसिंग ऑन दिस इज पैरामीटर, बाकी का डेटा आप नहीं भी दोगे तो भी हमको चल जाएगा, जो डेटा अपने लिए रिक्वायर्ड नहीं है वो। समझ में आया? कर सकते हैं ये वाला पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेगुलेटर। जैसे हाँ नहीं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंपनी के 10 क्रेडिटर्स, ठीक है, अब 10 के 10 क्रेडिटर्स है, अभी उनका बार्गेनिंग पावर रहेगा कि नहीं रहेगा कंपनी के ऊपर, बिकॉज दे आर सप्लायर्स, ठीक है। तो अगर वो लोग सप्लाई करना बंद कर देंगे तो इन दैट केस आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो रुक जाएगा, करेक्ट है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को व्हाट से कि क्रेडिटर्स जो है वो अगर झुंड बना के मतलब पूरा एक साथ आके आ जाते हैं आपकी कंपनी के अंदर और बोलते हैं कि हम आगे से आपको सप्लाई नहीं करेंगे, पहले आप हमको ऑडिट करके ये रिपोर्ट सबमिट करो, हमारा ये रिक्वायरमेंट तो ये हम लोग आगे का करेंगे, ठीक है। नाउ इन दिस केस आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सप्लायर को टाटा बाय बाय बोल दो कि भाई तुम्हारे बहुत नखरे, टाटा बाय बाय नहीं चाहिए, तो तुमको दूसरा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा मार्केट के अंदर। बट अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, आपका प्रोडक्ट बिल्ट हो चुका है, आपको उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना है, तो इन दैट केस यू विल अग्री फॉर सच काइंड ऑफ ऑडिट, जहाँ पे आप बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह पास करके अप्रूवल्स लेके आप ये ऑडिट कंडक्ट करवा के उनको रिपोर्ट दे दोगे।
तो दीज आर काइंड ऑफ स्पेशल पैरामीटर्स, दीज आर नॉट जनरल, मतलब ये कहीं पे कंपनी कहीं पे भी लॉ में नहीं लिखा हुआ, समझ में आया? बट दिस इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसे तो डिबेंचर होल्डर्स भी उठ के नहीं आ सकते, बराबर है कि नहीं? जब उनके राइट्स के ऊपर इशू आता है तब वो उठ के आ सकते। दैट इज द व्हाट इज ए काइंड ऑफ प्रोविजंस व्हिच इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट। बट वो क्या कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं कि नहीं, वो कंपनीज एक्ट के अंदर भी नहीं दिया। दिस इज अ स्पेशल रिक्वायरमेंट। इफ अ कंपनी अग्रीज इट विल गो ऑन एंड डू दैट। एट द एंड ऑफ द डे कंपनी जब तक कोऑपरेट नहीं करेगा तब तक ऑडिट तो खत्म होगा ही नहीं। तो जब भी ये ऑडिट होगा तो इन दैट केस कंपनी वुड हैव अग्रीड एंड देन यू आर डूइंग दैट। समझ में आया? ठीक है। तो क्रेडिटर्स अगर उठ के आते हैं कंपनी के, एंड कंपनी को चाहिए कि वो क्रेडिटर्स अपने पास रहे, तो वो लोग अलाउ करेंगे कि अच्छा ठीक है आप ऑडिट कर लीजिए, अरे हम आपका पैसा देंगे, ऐसा नहीं है, आपको भरोसा नहीं, आप करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको ये चीज रहेगा, रिलेशन मेंटेन करना रहेगा, प्लस आपको उनके साथ बिजनेस कंटिन्यू करना रहेगा, तो यू विल टेक दैट स्टेप। अंडरस्टूड? सेकंड कैन बी बाय रेगुलेटर, जैसे करता है ना आरबीआई, अगर आपको पता होगा तो आरबीआई ऑडिट नहीं करवाता बट वो सर्टिफिकेशंस लेता है। ईयर एंड पे एनबीएफसी का जनरली होता है, मतलब और इसके भी होते हैं, बैंक्स के भी होते हैं, बट एक स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो एनबीएफसी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो इंडेक्स के हिसाब से बनाते हैं, करेक्ट है? तो अब इंडेक्स के हिसाब से प्रोविजनिंग विल बी एज पर इंडेक्स 109। अपना ईसीएल का जो प्रोविजन होता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का, उसके हिसाब से वो प्रोविजन होता है। जनरली आप देखोगे ना तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का प्रोविजन विल ऑलवेज 99.99% विल बी हायर देन द प्रोविजन एज पर द आरबीआई नॉर्म्स। क्यों? बिकॉज आरबीआई कितना टाइम लेता है, सब स्टैंडर्ड एसेट 1 साल, डाउटफुल एसेट 1 साल, फिर 2 साल, फिर वापस 1 साल लॉस एसेट तक आने के लिए, मतलब 3 से 4 साल लग जाता है उसको एक 100% प्रोविजन के, अगर मैं वो प्रोसेस को फॉलो करके चलूँ तो। वेर एज ईसीएल क्या बोलता है, आज अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि गड़बड़ है तो आज पूरा 100% करो। ईएडी इंटू पीजीडी इंटू एलजीडी, यही अपना फॉर्मूला है। ईएडी इज एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, कितना पैसा बाकी है। पीजीडी कितना प्रोबेबिलिटी है कि बंदा पैसा नहीं देगा। एलजीडी कितना चांसेस है, अगर ये प्रोबेबिलिटी हिट हो जाता है तो कितना लॉस हो, कितना परसेंटेज, पूरा 100% नहीं देगा, 60% नहीं देगा, 50% नहीं देगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो हम अगर अगर मैनेजमेंट को लगता है नहीं ये पैसा नहीं देने वाला है, तो हम सीधा 100% पे जा सकते हैं प्रोविजनिंग क्रिएट करने के लिए। तो ईसीएल ऐसा कुछ मॉडल नहीं रखता है कि इतना ही करने का है या उतना ही करने का है। बट वेर आरबीआई क्या बोलता है, नहीं अभी 15% ही करो, बाद में 25% ही करो, बाद में 40% ही करो, बाद में 100% करो। अलग अलग क्राइटेरिया। और उसमें ऐसा नहीं है कि अपन एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, वो भी आरबीआई का जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, उसके ऊपर हम कर सकते हैं। बट जनरली कंपनीज क्या करती है, अगर आरबीआई फॉलो करे तो आरबीआई के हिसाब से करते हैं। और उसके ऊपर अगर एक आध दो अकाउंट्स अगर लगा कि एकदम ही ज्यादा हॉट टॉपिक में है तो उसका अपन एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग वगैरह करके रख देते हैं। समझ में आया? बट अगर ईसीएल का देखोगे तो वो हमेशा ज्यादा ही होता है। तो इन दैट केस आरबीआई क्या करता है, एनबीएफसी को एवरी ईयर एक रिकंसिलिएशन मांगता है। रिकंसिलिएशन कि आपका इंडेस का प्रोविजन कितना है एंड उसमें कितना एड लेस करना पड़ेगा टू रीच टू दी प्रोविजन एज पर दी आरबीआई के मास्टर डायरेक्शंस एंड मास्टर सर्कुलर्स। अब ये क्या हो गया, ये स्पेशल रिक्वायरमेंट टाइप हो गया। तो अगर वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चेंजेस करके मांगे तो क्या हम उसको स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं? यस, बिकॉज दैट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ अ रेगुलेटर। अंडरस्टूड? ये जनरल पर्पस के हिसाब से नहीं है, ये स्पेशल पर्पस के हिसाब से। क्लियर विद द पार्ट? ठीक है। थर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सच एज बॉन्ड इंडेंचर, लोन एग्रीमेंट है, प्रोजेक्ट ग्रांट है, इनके लिए भी अपन स्पेशल पर्पस बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, बैंक के पास अब अगर आप गए लोन लेने के लिए तो बैंक बोल सकता है ये हमारा फॉर्मेट है, इसके हिसाब से ऑडिट करवा के आइए। तो आपको क्या करना पड़ सकता है, पहले तो कंपनी को फॉर्मेट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, फिर आप जाके उसका ऑडिट करोगे उसके हिसाब से और उसका रिपोर्ट दोगे जो बैंक के लिए। तो दैट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है। नाउ यहाँ पे जो है ना स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग होता है, करेक्ट है कि नहीं है? जनरल पर्पस विल बी व्हाट, व्हिच इज फॉर द जनरल पब्लिक, जो अपन एनुअल रिपोर्ट के अंदर देखते हैं, दैट इज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओपन टू ऑल। Anyone can read, anyone can take insights, anyone can take whatever decision they want to take with respect to those financial statements. समझ में आया? Whereas special purpose will only be used by that set of people, that set of group of that persons. समझ में आया? ठीक है। Reference to the financial statement in this essay means a complete set of special purpose financial statement, including the related notes. The related notes ordinarily comprise of summary of significant accounting policies and explanatory information. इसका जो भी requirement रहेगा, that will be stated by the party itself. इनके लिए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल बैंक के पास जब जाओगे तो उसको क्या बोलेगा, आप बैलेंस शीट पीएनएल बनाओ, उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, पूरा अपना नॉन करंट करंट इतना बाइफरकेशन नहीं चाहिए, उसके अंदर का पूरा डिटेल्स नहीं चाहिए, आप हमको ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे जो हम दे रहे हैं उसके हिसाब से दे दो। हाँ, अपने को कैश फ्लो पूरा चाहिए, कैश फ्लो आप बराबर से जरा बनाना, वो चीजें चाहिए।
बाकी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर इतना इतना चाहिए, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर तो पॉलिसी आप कौन सा यूज कर रहे हो, अगर बैंक बोलते हैं एएससी यूज करने के लिए तो एएस के हिसाब से आप बना के दे रहे हो तो उसका एक समरी आप अटैच करके दे दो। तो ये जो बैंक ने आपको बताया यही सब चीजें आपके स्पेशल पर्पस का फ्रेमवर्क बन जाए। समझ में आया? दैट ओनली विल बी द फ्रेमवर्क व्हिच वी विल बी रिपोर्टिंग ऑन दैट। So it is always agreed and decided upon. It is always tailor made. Understood? Clear है? Now, consideration while accepting such kind of assignment. ऐसे assignments को जब हम लोग what we say कि accept करने का सोचते हैं तो अपने को क्या क्या चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा? समझ में आया? तो पहला, in case of special purpose, the financial statement needs to be intended for the need of intended users. Are the key factor in determining the acceptability applied in preparing of the financial statement. सबसे पहला चीज क्लैरिटी होना चाहिए अपने पास। क्या होना चाहिए? क्लैरिटी, कि भाई जो भी अपने को अपॉइंट कर रहा है वो एटलीस्ट ये सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्लैरिटी के साथ अपने को एक्सप्लेन करना चाहिए। हाँ, वो वेगली अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे और उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी कैसे देंगे। तो सबसे पहला चीज आता है कि अरे चाहिए किसके लिए, क्वेश्चन मार्क, और उन लोग फ्रेमवर्क कौन सा यूज करने के लिए बोल रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है? कोई स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है वो यूज करने के लिए बोल रहे हैं कि उनका खुद का कुछ अलग। क्लियर है? नेक्स्ट, द एप्लीकेबल एएफआरएफ may encompass the financial reporting standard established by the organization that is authorized and recognized to promulgate the standards for special purpose. So there can be a possibility where we will be required to change from the general purpose financial statement to special purpose. Logic change हो सकता है, जहाँ पे इन लोग रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल कर रहे होंगे फीफो मेथड पे, वेयर इनका स्पेशल फ्रेमवर्क बोलता है कि वेटेड एवरेज मेथड। तो ऑल दोस चेंजेस कैन बी रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। कितना कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी तो देखना पड़ेगा ना अपने को, कितना ज्यादा चेंजेस करना पड़ेगा। अगर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है अगर पॉलिसीज के अंदर तो पहली बात तो कंपनी को बनाने के लिए तकलीफ होगा इतना डेटा सेट पे। करेक्ट है कि नहीं? सो in that case the standard will be presumed acceptable for the purpose if the organization follows an established and transparent process involving deliberation and consideration of the views of the relevant stakeholders. तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि जो भी इनके स्टेक होल्डर्स ने रिक्वायरमेंट दिया है उसके हिसाब से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, प्लस द कंपनी इज प्रॉपरली व्हाट वी से कि सेइंग दोस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या था एंड डेटा सेट किस तरह से बनाया, क्या प्रोसेस को फॉलो किया, ये सब ऑडिटर्स को बताया। समझ में आया? क्योंकि देखो अगर एएस होता है इंडेस होता है तो अपन बाय डिफॉल्ट चलते, हम जाके कंपनी को पूछते नहीं, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वही सब चीजें होगा, हम अपने हिसाब से चीजें चालू कर देते हैं। यहाँ पे हम वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज डेटा सेट कैसे बन रहा है पहले तो वहां से शुरू करना। अगर जनरल का ही हम लोग यूज करें तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर स्पेशल नीड्स कुछ है अलग है तो फिर अपने को चेंजेस करके करना। समझ में आया? Some laws and regulation may prescribe the financial reporting framework used by the management in preparation for special purpose financial statements of the entity. जैसे आरबीआई का हो गया, टीआरए का हो गया, आईआरडीए का हो गया, those laws are prescribing the specific formats. तो वो फॉर्मेट के हिसाब से चलेगा। करेक्ट है कि नहीं है? For example, a regulator may establish financial reporting provisions to meet the requirement of that regulator. In absence of the indications, they will be presumed to be acceptable for special purpose which are prepared by the entity. देखो अगर अपने को बोला, आरबीआई ने बोला कि देखो मेरा जो फ्रेमवर्क है ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से पार्ट ए पार्ट बी के अंदर जो दिया हुआ है मुझे उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, आपने बनवा के दे दिया पूरा का पूरा डिटेल्स वर्ड से करके दे दिया, तो आपके पास एक बेस है। मतलब क्या बेस है आपके पास? आरबीआई का जो एक्ट का जो अपना स्टैंडर्ड है, अपना फॉर्मेट है, वो अपने पास बेस है कि अपन उससे वेरीफाई कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कोई भी बेस नहीं है, आपके सामने वाले पार्टी ने या आपके जो जैसे अपॉइंटर है आपका, उसने आपको एक अलग ही टेलर मेड कुछ दे दिया है, तो जैसा भी एंटिटी ने बना के दिया हम मान के चलेंगे कि वो चीज बराबर है, जैसा रिक्वायरमेंट है उसी तरह से बनाए। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। When the financial statements are referred to above or supplemented by legislative regulatory requirement, तो ऐसे 210 जो है वो अपना आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? प्लस whether there are conflicts between the financial reporting standard and additional requirements to be considered and prescribed action to be taken by the auditor if conflict exists. अगर अपने नॉर्मल केस में कॉन्फ्लिक्ट आता है कि भाई आरबीआई ने बोला ये फॉर्मेट बनाने के लिए और कंपनी कुछ और इसमें जा रहा है, तो अपन जब भी एंगेजमेंट लेटर को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि देखो एंगेजमेंट लेटर को एक्सेप्ट करने के लिए 3 प्री रिक्विजिट्स है। ऐसे 210 अपने को 3 प्री रिक्विजिट्स देता है। पहला, the management accepts to prepare the financial statement as per applicable financial reporting framework and give it to us. Preparation is their responsibility. Second, they will give us unrestricted access to the information within the entity. Third, they will give us unrestricted access to the people within the entity and any other information or additional information as we may require. ये 3 चीजों का रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होता है, ये प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या? अगर ये एग्जिस्ट होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे ही नहीं बढ़ ही नहीं सकते, ऐसा ऐसे बोलता है। तो वो अपने को क्या बोले कि यहाँ पे अपन जब वो 3 प्री रिक्विजिट लिखते हैं तो पहला वाला ही इधर अपना कोटे से टॉस पे जाता है। हम क्या बोलते हैं? मैनेजर विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्वेश्चन मार्क यही है कि यहाँ पे वही डिफाइंड नहीं है।
वेरएज अपने नॉर्मल में क्या होता है, डिफाइंड है कि भाई अपन एएस के हिसाब से बनाएंगे, इंड एस के हिसाब से बनाएंगे, जो भी अपना रिपोर्टिंग गैप है उसके हिसाब से अपन बनाएंगे। करेक्ट है कि नहीं है? यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर वो कॉन्ट्रेडिक्टरी जाता है तो इन दैट केस ऐसे 210 का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते टाइम, एंगेजमेंट लेटर फुलफिल करते टाइम, it will be very important for us to describe that special purpose financial statement in that first point of prerequisite। समझ में आया? सो दैट आगे जाके मैनेजर बोलेगा मेरे को लगा आप समझ गए होंगे, आप बोलोगे मुझे नहीं समझा था, ये सब इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो सेम पेज पे लाने के लिए उसको डिस्क्राइब करना वहां पे जरूरी हो। समझ में आया? क्लियर है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में एनकम्पास द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क provided contract sources and any other those described by the preceding paras. In that case, acceptability of FRF in the circumstances of the engagement is determined by considering whether the framework attributes to the exhibited not accepted financial framework in accordance with requirement of SA 210। समझ में आया? तो इसका कंपैटिबिलिटी अपने को देखना पड़ेगा, और नहीं है तो स्पेसिफिकली अपने को उसको डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है। अगर वो इंडेक्स की ही लाइन में है, एएस की ही लाइन में है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, चेकिंग उसी तरह से करना है, रिपोर्टिंग भी उसी तरह से करना है। चेंज होता है तो डिस्क्राइब प्रॉपर्ली करो सो दैट इट इज प्रॉपर्ली ड्रिवन थ्रू द एंगेजमेंट लेटर, इट इज प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड एंड एग्रीड बिटवीन द पार्टीज कि एक्चुअली क्या चाहिए। समझ में आया? In case of special purpose financial relative importance to the particular engagement of each attribute normally exhibited but accepted by the financial reporting framework is the matter of the professional judgment। यहाँ पे अपना वो बहुत काम आएगा ना, बराबर एक नहीं, सब चीजें टेलर मेड है। अगेन वही बात कर रही हूँ मैं कि भाई सब चीजें जो है ना वो अग्रीमेंट पे हो रही है, डिस्कशन पे हो रही है, तो यहाँ पे अपना प्रोफेशनल जजमेंट कह रहे क्या सही है क्या गलत है वो डिस्क्राइब करना थोड़ा सा और हायर लेवल पे आ जाए, रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाए। समझ आया? क्योंकि देखो अपन जब एएस इंडेक्स के हिसाब से करना है तो अपन बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ चीजें लेके चलते हैं, ये तो ऐसा ही होगा। शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट हम सबसे एंड में चेक करते हैं। क्यों? बिकॉज अपने को पता है कि 99% कंपनी उसको फॉलो करेगा ही। छोटा मोटा 19-20 आइटम होता है वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे एंड में, जब अपन कब करते हैं, जब अपन प्रिंट मारने वाले रहते हैं, जब लास्ट का पार्ट होता है, ट्रेसिंग वेसिंग करते हो, राउंडिंग ऑफ के एरर्स वगैरह चेक करते हो, 1 रुपया बैलेंस शीट का टैली नहीं होता है बहुत बार, तो उसको एडजस्ट करने के लिए जाते हो कि शेड्यूल से भी पूरा टैली होना चाहिए। जब आप ये सब लेने बैठते हो तब आप एक बार शायद शेड्यूल ओपन करके बैठते हो कि वो रिक्वायरमेंट बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। और वो भी हम नोट्स वोट्स तक तो जाते ही नहीं है, हम क्या करते हैं बैलेंस शीट पीएनएल का बेस देख लेते हैं, उतना हो गया बस काफी। करेक्ट है कि नहीं है? और ट्रेसिंग वेसिंग, ट्रेसिंग इन द टर्म्स ऑफ कि भाई टोटलिंग वगैरह देख लेते हैं कि एक बार प्रॉपर मैच होना चाहिए। बैलेंस शीट पे वो फिगर दिखेगा 001 और इधर नीचे 00 दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगता, वो टैलीड दिखना चाहिए ना, वो सब होता है। तो और प्लस उसका शेड्यूल्स के साथ जो पूरा टाइप होके आता है वो सब चीजें, तो तब हम लोग देखते हैं शेड्यूल 3 का रिकॉर्ड पूरा ऑडिट करने के बाद। वैसे यहाँ पे ऐसा चलेगा क्या? नहीं, वो चीज ही क्वेश्चन मार्क में है ना, तो अपना ऑडिट पूरा ही टॉस पे चला जाएगा अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो। यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं, अरे कंपनी इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करेगा, एएस की जगह पे इंडेक्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे देगा, उतना तो अपने को कॉन्फिडेंस एटलीस्ट रहता है ना कंपनी के ऊपर, तो उस चीज को लेके अपन बाय डिफॉल्ट चलते हैं। बट जब स्पेशल पर्पस होता है ना तो इन दैट केस अपने को पता नहीं है, ऑलरेडी वी आर ऑल्सो इन अ न्यू सिनेरियो कि भाई अपने को कुछ अलग करने का है, तो उसके लिए हम भी स्टार्टिंग से थोड़ा सा डिटेल में लेके काम करते हैं। समझ में आया? जो अजम्पशन या प्रिजम्पशन हम लोग वो नॉर्मल ऑडिट में लेके चलते उतना हम लोग यहाँ पे लेके नहीं चलते। क्लियर? इसने किया स्पेशल पर्पस असाइनमेंट यहाँ पे? एनीवन? कौन सा वाला? अलग से ऑडिट मांगा था, ओके, तो उस हिसाब से अब ये क्या हो गया, अलग रिक्वायरमेंट आ गया ना। समझ में आया? दैट कैन बी फॉर एनी पर्पस, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा होगा, कंपनी कुछ नया लोन वगैरह उठा रहा होगा, कंपनी कुछ, हाँ, सब सेल कर रहा होगा, कोई भी नया स्ट्रैटेजिक तुम डिसीजन लोगे, अमालगमेशन हो सकता है, डीमर्जर हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई भी रीजन की वजह से वो ये सब चीजें करवा सकते, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सकता है। समझ में आया? दिस कैन बी एनीथिंग, रिक्वायरमेंट विद दिस। क्लियर? नाउ for example, purpose of establishing the value of the net assets of the entity at the date of its sale by the vendor and the purchaser may have been agreed very prudent estimates of allowances and uncollectible accounts, which are appropriate for the needs, even though the financial statement is not neutral when compared with the financial information prepared in accordance with the general purpose financial statement. Example, amalgamation का दिया उन लोगों ने इधर, जब भी हम amalgamation का बैलेंस शीट बनाते हैं, परचेस कंसिडरेशन निकालते हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो भी बैड डेट्स वगैरह रहता है डेटर्स का वगैरह वो ज्यादा लेके चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है ना कंपनी मर्ज हो रही है, नुकसान होगा तो हम जो जो ऑनगोइंग बेसिस पे लेके चल रहे वो पैरामीटर लेके नहीं चलते हैं। क्यों? बिकॉज ऑनगोइंग बेसिस पे तो क्या होता है, आज नहीं तो कल अपने को तो सहने का, आज आए या कल है प्रोविजन, बट अगर मर्ज हो रही है कंपनी तो नए वाले कंपनी को बर्डन लेना पड़ेगा, तो शिफ्ट हो रहा है ना, तो उन लोग क्या करेंगे, नहीं नहीं आप पहले देखो कितना आने का चांसेस नहीं है, उधर पहले ही प्रोविजन रिकॉर्ड करो। ये सब चेंजेस आ जाते हैं ना अपने लॉजिक के अंदर भी, तो वो सब भी इनकॉर्पोरेट करके अपने को चलना है। क्लियर विद दिस? नाउ
कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, पहला ऐसे 200 का तो अपने को देखना ही पड़ेगा। मैंने बोला आप लोगों को कि सीधा सीधा रेफरेंसेस दिया हुआ है, ऑडिट अपने को वही पैरामीटर्स पे करना। सिर्फ ध्यान देना है कि बाय डिफॉल्ट मत चले। समझा? नाउ ऐसे 200 का क्या रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट्स मीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंस वो तो रहेगा ही, ऑडिट करने जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ऑडिट, डेफिनेशन वही रहने वाला है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, चालू उधर से ही हो। तो अपने को वो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट प्लस अपने 5 एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये 5 चीजें तो अपने को ऊपर से बाउंड बाय करके चलना है, बिकॉज़ वो एथिकल रिक्वायरमेंट से आई से है। क्लियर विद दिस? प्लस जितने भी एसेज है वो अपन फॉलो करके चलेंगे, व्हाई? बिकॉज़ वी आर डूइंग ऑडिट। तो एसेज का रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करना ही। समझ में आया? टेलर मेड फुलफिल करना है लेकिन करना है। अंडरस्टूड? ठीक है। सो सारे के सारे एसेज अपने को है, इन केस कंप्लाई विद ईच ऑफ द एसेज, बट अगर कोई ऐसे रेलेवेंट नहीं है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ना कि भाई रेलेवेंट नहीं है ये केस के अंदर। व्हाई? बिकॉज़ अगेन अपन स्पेशल पर्पस के हिसाब से जाए तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि कुछ एसेज अपने कॉन्ट्रडिक्शन में जाए या कुछ अलग वे में जाए, जो प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है। करेक्ट है? तो फिर इनका अपन डिस्क्रिप्शन अपने ऑडिट रिपोर्ट में दे देंगे कि भाई वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एसेज एक्सेप्ट 1 2 3 4 5 6 जो भी आपने फॉलो नहीं किया है, और सामने उसका रीजन कि व्हाई वी हैव नॉट फॉलोड, व्हाट विल बी द कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजंस। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। एप्लीकेशन ऑफ सम एसेस इन द ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिक्वायर स्पेशल कंसीडरेशन बाय द ऑडिटर। एग्जांपल इन एसे 320 about the matters that are material to the user's financial statements can be based on the need of the users of the group। बराबर है कि नहीं है? डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं कि आप मटेरियलिटी ये लेवल पे लेके चलो, तो हम हमारे मटेरियलिटी को साइड में रख देंगे और वो लेके चलना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज़ स्पेशल पर्पस है, तो उन्होंने जो बोला है वो करना है ना अपने को। तो हम क्या करेंगे फिर, ऐसे 320 जो अपने हिसाब से होता है हम उसको साइड में रखेंगे और इनका जो मटेरियलिटी है उसके हिसाब से ऑडिट को कैरी आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने ऐसे 320 का डिपार्चर किया ना, कि हमने जो प्रोसेस था कि भाई रिस्क असेसमेंट करो, ये करो, उसके हिसाब से आप जनरल जैसे बेंचमार्क निकालो, बेंचमार्क के ऊपर आप कैलकुलेट करो एंड ऑल, वो सब हम लोगों ने प्रोसेस कैरी आउट ही नहीं किया। व्हाई? बिकॉज़ अपने यूजर्स ने अपने को पहले ही बता दिया कि कैसे। समझा? या सैम्पलिंग अगर उन्होंने अपने को बता दिया कि कैसे करना है या कितना करना है, तो फिर हम उतना ही करेंगे ना, बिकॉज़ देन दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड एज पर द स्कोप। तो उसके हिसाब से हम अपना ऑडिट कैरी आउट करेंगे। तो हम लोग वहां पे फिर ऐसे 530 का जो है उसको केवीएट डाल देंगे कि भाई अपना जो है वो चेकिंग इतना ही हुआ है, बिकॉज यूजर्स का रिक्वायरमेंट इतना था एज पर दी ऐसे 530। समझ में आया? तो हम वो डिफरेंशिएशन दे सकते हैं। ऐसे 315 के बारे में बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट जो है वो करना पड़ेगा ना। करेक्ट है कि नहीं है? The auditor shall obtain the understanding of significant interpretation that the management has made in preparation of the financial statements। अब अगेन ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो बनाने का तरीका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अलग हो सकता है। तो अपने को वो भी चीज पे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि भाई कंपनी, हमारा तो 5 साल से कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, हम तो कंपनी को इन एंड आउट जानते हैं, स्पेशल पर्पस बनाने, जनरल पर्पस बनाने सब आता है। ठीक है, बट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का लॉजिक यूज किया रहेगा इस बार वो अलग होगा ना थोड़ा। व्हाई? बिकॉज दैट विल बी एज पर द फ्रेमवर्क व्हिच इज डिजाइन, स्पेशली डिजाइन। तो वहां पे भी अपने को जाके चेक करना पड़ेगा कि भाई देखो ट्रायल बैलेंस तो सिस्टम से ही निकाला तुमने, बराबर है, बट आगे का प्रोसेस तुमने अलग कर दिया क्योंकि जनरल के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पे तुमने अलग क्या किया, वो चीजों पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। समझ गया? वहां के कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे अपने को, मेकर चेकर मैकेनिज्म एंड ऑल। बराबर है कि नहीं? प्लस ये प्रोजेक्ट थोड़ी रिस्की भी होते हैं। व्हाई? बिकॉज सामने वाला यूजर अपने रिपोर्ट पे अपना डिसीजन बेस करना है। तो हमने अगर कुछ गलत रिपोर्टिंग दे दिया तो उसका डिसीजन गलत हो गया तो सब अपने ऊपर आएगा। बराबर है कि नहीं? जनरल पर्पस में तो क्या है, अपन अंधा खेल रहे हैं। कौन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कब यूज करेगा हमको नहीं पता। बराबर है कि नहीं है? एंड उसी की वजह से अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, बिकॉज देयर आर वेरियस फैक्टर्स इन। शेयर होल्डर अगर बोलेगा कि मैंने तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के इन्वेस्ट किया और उधर से लॉस हुआ, तो कमिंग इट वो दैट थिंग बाउंसिंग बैक टू द ऑडिटर इज वेरी रेयर, वेरी रेयर। क्यों? बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स आ गए इसके बीच में। आपने उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया, व्हाट इज द लॉजिक कि आपके पास तभी पैसा था इसी के लिए आपने उसके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, कि आपके हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इस दिन पे रिलीज किया था, आपने इस दिन पे किया। बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। मतलब एक बंदा डायरेक्टली एक ऑडिटर के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता कि आपके जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से मुझे नुकसान हुआ। समझ में आया क्या? क्योंकि उसके डिसीजन जो होंगे वो सिर्फ जनरल पर्पस में नहीं होगी, बहुत सारे फैक्टर्स के होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने जाऊँ तो मैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखूंगी, मेरे पास पैसा है कि नहीं है, मेरे पास कब अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, मैं कितना मार्केट में डाल सकता हूँ। हो सकता है मुझे व्हाट्सएप पे कोई टिप आया रहेगा जो मैंने शायद देखा भी नहीं होगा, बट अगर कोर्ट में केस जाता है तो वो भी चीज ड्रैग इन होगा कि आपने उसकी वजह से किया था, इसकी वजह से। समझ में आ रहा है क्या?
बट अगर स्पेशल पर्पस है तो हम तो टारगेट पे है ना। व्हाई? बिकॉज अवर ऑडिट रिपोर्ट विल बी द हीरो ऑफ दिस असाइनमेंट, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो आगे का डीलिंग्स होगा। समझा? तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। In case of special purpose financial statements, such those prepared in accordance with the requirements of the contract, the management may agree with the intended users on the threshold below which the misstatements will not be corrected. मतलब वो लोग मटेरियलिटी अपने हिसाब से एग्री करके डिजाइन कर सकते हैं, तो अपने को फिर वो बेंचमार्क लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? कंपनी है, सामने डिवेंचर होल्डर्स है, दोनों ने अग्री कर लिया कि इसके नीचे का आइटम नहीं दिखेंगे, तो इन दैट केस उन्होंने अपने को स्कोप में बता दिया कि भाई आपका मटेरियलिटी इतना है तो हम उतना लेके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। 260 to determine the appropriate person. So in this case 260 भी रिवाइज हो जाएगा, TCWG will be replaced by the person who have appointed us. तो स्टैट्यूट गवर्नेंस चेंज हो जाएगा ना, कि यहाँ पे अभी अपन रिपोर्टिंग जो है वो शेयर होल्डर्स को थोड़ी कर रहे हैं। जब शेयर होल्डर्स को करते हैं तो हम TCWG के पास जाते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर वन डाउन टू शेयर होल्डर्स। TCWG is always one down to शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स है TCWG जाता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और नीचे का पूरा पोर्शन फ्लो होता है। बट अगर अपने को अपॉइंटी इधर पे कोई पार्टी नहीं किया तो अपने लिए TCWG भी क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। समझ में आया? फॉर्मिंग एन ओपिनियन जो है वो अपने को कौन सा रिक्वायरमेंट्स देखना पड़ेगा, ऐसे 700 का ही रिक्वायरमेंट्स अपने को यहाँ पे फुलफिल करके चलना है, बट अंदर का कंटेंट जो रहेगा वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ AFRF, जब भी ऐसे 700 करोगे तो हम लोग अंदर देते हैं ना, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ब्ला 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 एज पर द गिवन अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क एज पर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऐसे करके हम लोग देते हैं। वो फर्स्ट पैरा ही आपका चेंज हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। तो जो भी आपने जितना भी ऑडिट किया हुआ है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन दोगे और उसका स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो है उसको डिस्प्ले। समझ में आया? तो पैरा चेंज हो जाएगा आप लोगों का जनरल पर्पस से निकल के। अंडरस्टूड? प्लस कोई सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस वगैरह है तो वो भी अपने को वहां पे मेंशन करके चलना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे 700 के रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा, देखो जो जनरल है वो तो इंक्लूड करो, बट ये मैटर स्पेसिफिकली आएगा उसके अंदर। क्या क्या आएगा? पहला, इंटेंडेड यूजर्स कौन कौन है वो स्पेसिफाई कर दो, बेटर है, सो दैट और कोई पर्सन अपना रिपोर्ट यूज नहीं कर सके। जैसे टू द शेयर होल्डर्स ऐसा करके, या टू द मेंबर्स अपना ऑडिट रिपोर्ट आता है, टू द डिबेंचर होल्डर्स स्पेसिफिकली दे दो। समझ में आया? तो पहले लाइन पे स्पेसिफिकेशन होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स के लिए चाहिए, तो बाद में लास्ट में डालेंगे अपन कि कोई और यूज करेगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बट वहां पे स्पेसिफाई करें। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, if management has a choice of financial reporting framework in preparation, then explanation of the management responsibility and whatever framework is acceptable. मैनेजमेंट के पास ऑप्शन है, मतलब जो भी जिसने भी अपने को अपॉइंट किया उसने बोला नहीं, उसने बोला कि मैनेजमेंट के हिसाब से वो बना के देगा, तो फिर मैनेजमेंट ने कौन सा ऑप्शन चूज किया वो अपने को स्पेसिफाई करना। समझ में आया? क्लियर है? देन की ऑडिट मैटर्स अगर है तो वो भी अपने को देना पड़ेगा, बट विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल पर्पस। डिबेंचर होल्डर के लिए की ऑडिट मैटर अलग हो सकता है, लोन देने वाले के लिए की ऑडिट मैटर अलग हो सकता है, तो उनके हिसाब से स्पेसिफिक की ऑडिट मैटर्स अपने को यहाँ पे देना पड़ सकता है। क्लियर विद दिस? ऐसे 720 अकम्पनिंग द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाकी का डेटा जो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे कि जो डेटा एनुअल रिपोर्ट में होता है बाकी का, उसका हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं ना अपने एनुअल रिपोर्ट के साथ, कि भाई अपने डेटा के साथ वो कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए नॉट नेसेसरली एनुअल रिपोर्ट हो, क्योंकि ऐसे 720 में तो हम जनरली एनुअल रिपोर्ट्स को ही लेके चलते हैं ना, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैन बी एनीथिंग विच इज अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिपोर्ट के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन जाएगा उसको हम लोग एक्स्ट्रा अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा को मान के चल सकते हैं, क्योंकि जनरल पर्पस में अपने लिए वो क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट का पूरा पार्ट होता है। समझ में आया? नेक्स्ट, द ऑडिटर इज डीम्ड टू अप्रोप्रिएट टू रेफर इन द अदर मैटर पैरा, कि भाई हमने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से नहीं बनाया, स्पेशल पर्पस के हिसाब से। अदर मैटर पैरा में आ जाएगा ना ये, कि हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के साथ ऑडिट नहीं किया, हमने ऑडिट किया विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ये प्रोसेस हम लोगों ने किया है। ऑडिट फॉर एग्जांपल, ऑडिटर में कंसीडर इट अप्रोप्रिएट टू रेफर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस to material uncertainty relating to going concern included in the auditor's report with respect to complete set of general purpose financial statement. जब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा था तब उनमें गोइंग कंसर्न का इशू था, तो स्पेशल पर्पस के टाइम पे भी हम लोग अदर मैटर पैरा वगैरह में दे सकते हैं क्या? यस, ये मैटर को हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्लियर विद दिस? ठीक है। अलर्टिंग द रीडर्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हिसाब से बनाया हुआ है, स्पेशल पर्पस के हिसाब से बनाया हुआ है। To avoid misunderstanding, the auditor alerts the users with respect to EOM para with special purpose financial statement and they may not be suitable for any other purposes. जो मैंने आपको लाइन बताया ना स्टार्टिंग में कि भाई आपने किया, आपका नुकसान मुझे नहीं पता, मैंने तो बता दिया है कि ये इन्हीं रीजंस के लिए हमने इशू किया है, आपको रिपोर्ट का यूज अगर बाकी मैटर्स के लिए कर दो, वी आर नॉट, तो ये पहला ही EOM डाल के नीचे दे। समझ में आया? रेस्ट्रिक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज इसके अंदर आता है, देखो डिपेंडिंग ऑन द लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल दिस में बी अचीव्ड, अलर्टिंग द रिक्वायर्ड की
हम लोगों का रिपोर्ट इज ओनली फॉर सोनली इंटरनेट स्पेसिफिक यूजेस। अंडरस्टूड। इसी का आगे का पार्ट समझा। रेस्ट्रिक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूज ऑन द ऑडिटर्स, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें वो भी लिख के दे देते हैं कि दिस रिपोर्ट शुड ओनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड टू नॉट एनी अदर पार्टी। ऐसा करके अपन रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के भी एक पैरा डाल के कि भाई आपको हम लोगों ने इस चीज के लिए रिपोर्ट दिया तो आप इन्हीं को दीजिए। दूसरा, आपने किसी और को दिया तो हम रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन का पैरा हम डाल सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे देना नहीं देना ये सब तो कंपनी के ऊपर है ना। बराबर है कि नहीं? तो अगेन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग इसको आगे और डिस्ट्रीब्यूट करे नहीं करे, या किसी के हाथ में भी लग गया तो फिर क्या करेंगे। तो इन दैट केस इट विल ऑलवेज बी बेटर कि हम लोग अपना काम लिख के दें। क्लियर? समझ में आया? छोटा सा ऐसे क्लियर है? ठीक है, सिंपल ऐसे है। देखो अपने को यहाँ पे अगर इसका समरी दे दूं आप लोगों को, तो बेसिकली अपने को क्या करना है, अपने को ऑडिट एसएस के हिसाब से ही करना है जनरल वाले, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे स्कोप एरियाज सब टेलर मेड हो सकता है। ऑल विल बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज व्हिच आर सिटिंग एट द टेबल। जो भी अपने को अपॉइंट कर रहा है मैनेजमेंट है और हम तीनों से, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हम कभी भी, वो तो मैनेजमेंट ही बनाने वाले, तो तीनों पार्टीज बैठ के डिस्कशन करके उसको क्लोज करेंगे। जो भी स्पेसिफिक पैरामीटर्स अपने क्लोज होते हैं उसको ट्राई करो अपने रिपोर्ट्स में डालने के लिए, बिकॉज दैट विल फॉर्म द बेसिस कि हमने ऑडिट थोड़े अलग तरीके से किया है जनरली बेसिस पे। क्लियर विद दिस पार्ट? एक बार जस्ट रिलैक्स कर लो, फिर सेकंड वाले एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, चेक। अच्छा है, पता नहीं भाई पागल हो गए। मैं कब से मैसेज किया कि कितने बजे के टाइम में। वही तो। आज बोला। हाँ, कल साइनिंग थी। साइन हुआ। स्टैंड साइन अभी समझो कि अच्छा है। बोला कोई कंसोलिडेशन फाइल वाला है। अरे भाई जवाब ही नहीं दे रहे हम लोग को। बहुत अरे क्या असाइनमेंट कैसा होता है? 115 कर दो ना। नया इंडेक्स डाल दो कि नहीं? नहीं इसमें काफी मैं अब इतना अच्छा बाहर गई। हाँ अरे बड़ी पे वही मुझे कर रही हूँ ना, कोई काम पे सब तो ऑनलाइन ऑनलाइन में खेल रहा है। संडे आ रहे हैं ना, संडे मेरे तो पॉम बन रहा है भाई, संडे को भी मिला है। और मेरे को ये संडे से तो मैं आऊंगी अगले सप्ताह। मैंने आज भी मैं नहीं मंगवाई क्योंकि कल हम 10:30 बजे मैं पहुंची थी घर। मेरे को लगा और आज था कि आज लेट आ तो भी थोड़ा चले चले कल ही साइन हुआ ना, तो फिर एक डिपार्टमेंट ऐसे फिर कल साइन होगा तो मतलब वो 3 डिपार्टमेंट है वो हम लोग के, मतलब 3 यूनिट है। तो फिर उसका एक यूनिट साइन हो गया, एक यूनिट आज होगा
और दोनों का जो मतलब एचओ है ना, वो दोनों वर्डों का एचओ बनेगा, वो खाली एचओ का होगा 500, और सीएफएस होगा जो तीनों का मिला के बनेगा वो होगा 16। साइन लेना ना, सीएफएस फिर बोल, सीएफएस साइन लेना फिर बोल। इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी ज्यादा करना पड़ रहा है। लाके बताओ। हाँ, ओ कैसे यार? कितना मिला? मस्त मिला ना। तो अभी तेरे दो ही बात है बस। मेरा नहीं भाई, मेरा भी नहीं होगा। देख के हो गया। 17 को होगा। ये वाली 17 ये तो डी दे देते हैं। थोड़ा सा समझ बाकी सर मैजिक कर दो सर मुझे नहीं समझ सर अपनी सर्विस टैक्सेशन और मैम ने मेरे को बोला था मैं सब कर दूंगी, इसके लिए तो बोला था ना वो। मैं भी देखती हूँ 8:30 में भी। मैंने तो गाड़ी नहीं थी अरे नहीं, वो क्या करता मेरे को, मैंने भेज दी फोटो, इधर गाड़ी रखी ले ली मैंने। अरे बहुत लेट हो गया था, मेरे को उठने ही नहीं हुआ, मैं फिर सोचती नहीं जाती, फिर बोला नहीं जाती हूँ। और 11 बजे तक तो देना है ना। मैं भी वही 8:46 पर पागल लोग है भाई, जवाब ही नहीं देते। और अगर मैंने 8:46 पकड़ी और फिर वहां पर खड़ी रही, इससे अच्छा लेक्चर पूरा करूँ ना मैं। भाई साहब कॉल नहीं कर सकती बात। नहीं बोल सकते, नहीं बोल। निकल जाती हूँ यही 8:46 एकदम आराम से जाओ। वर्कलोड तो आएगा भाई, तू सीनियर अरे असाइनमेंट चेंज करना है ना इसको, इसके लिए असाइनमेंट चेंज करना है इसके लिए। बहुत है ना तो अच्छा लगता है 75 हाँ
फिर तूने लिया एबी के लिए बोल रही थी ना मैं दूंगी जान में तो ये बोला ना बंद होगा अरे बार बार बोल सकता है वो इतना बोल होगा मुझे इतना मेरे कॉम्पो बन गया है। मेरा सेक्स थोड़ा वही प्रॉब्लम हुआ ना मैं को लगा करके आराम से स्मूथली जाएगा मैंने सबसे पूछ लिया था तो कुछ मांगा 46 पे लोगी भाई 46 ले रही है ना अपना भी 46 मैं मोस्टली तो लूंगी वही आज मैं सोच रही इतना लेट जाऊंगी जिसमें डाल कर ठीक है मैं भी मान सीधे 10 बोल रही तो 10 बजे पहुंच गई तो सोच रही अगर इन्होंने मैसेज नहीं किया और मैं फॉर्म निकलते टाइम तक तो फिर मैं 46 लोगी और किया तो फिर देख ये सब अलग ही बंदे बहुत यार रीजन से थी कि यही हुआ मैंने मेरे सीनियर से तक पूछा था कि वर्कलोड रहेगा क्या उसने बोला नहीं नहीं कुछ वर्कलोड वगैरह नहीं रहेगा तो मैंने भी देखा कि लास्ट शायद सैटरडे में नहीं आ रही है नहीं होगी 16 तो नहीं आओगी क्योंकि 16 सीएफ साइन 16 नहीं आओगी साइन नहीं गया खतरा पता नहीं मैंने पता सैटरडे नहीं वाली किया है डेरिवेटिव्स क्या होते Yeah, हैं हाँ क्या क्या अच्छा लो आ जाएगा फिर साढ़े 8 बजे छोड़ दूंगा हाँ जी ना और ये जो बनाए इसमें क्या हाँ लास्ट है देख हो गया चलो तो ऐसे समझ में आया सबको ठीक है 800 वाला पार्ट coming to the next part special consideration audit of single financial statements or specific elements accounts or items of the financial statements अब यहाँ पे क्या हो सकता है ऑडिट किसी भी चीज का एक छोटे एरिया का भी हो सकता है ऐसे बोलेंगे मिसलेनियस एक्सपेंस का ऑडिट करते हैं ऐसा भी हो सकता है बोल सकते हैं डेटर का ऑडिट करके आओ सिर्फ फिक्स एसेट्स का ऑडिट करके लेके आओ या 4-5 मिला फिक्स एसेट चेक करो डेटर्स चेक करो क्रेडिटर्स चेक करो और इन्वेंटरी चेक करो इतना ही चेक करके आओ तो फिर अपना स्कोप क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा समझ में और रेस्ट्रिक्टेड हो क्लियर विद दिस पार्ट अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा चलो ऊपर वाले में तो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है यहाँ पे तो हो भी नहीं रहे
सिर्फ पार्ट मांगा है ना अपने से, तो उतना ही पार्ट हो सकता है कि भाई सिर्फ फिक्स एसेट का एक शेड्यूल बना के दे दिया, राइट है कि नहीं है? तो पार्ट इसमें फिर कुछ भी हो सकता है। क्लियर विद दिस? ठीक है। The standard essays 100 to 700 series apply to the audit of financial statement adapted necessarily as per the circumstances for other historical financial statement. This essay deals with the specific consideration to an audit of single financial statement, specific element, account item of financial statements. Understood? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑडिट किसी भी चीज का कर सकते हैं, छोटे छोटे एरिया का भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ एरियाज का भी कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे 805 does not apply to report on the of the component auditor issued as a result of the work performed on the financial statement of the component auditor at the request of principal auditor for the purpose of audit of CFS. तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया सब्सिडरी के ऑडिटर जो रिपोर्ट देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ CFS, बनाते ना अपन कि भाई सब्सिडरी ऑडिटर जो भी देता है वो CFS के लिए यूज होता है, तो उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि CFS के लिए सब्सिडरी इज अ पार्ट और कंपोनेंट, तो उसको हम लोग यहाँ पे ये वाला ऐसे अप्लाई करते, तो ऐसा नहीं। समझ में आया क्या? वो तो कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना। CFS लेवल पे देखोगे तो उसके लिए 10 सब्सिडरी है, तो उसके लिए वो छोटा सा पार्ट हो गया, बट पार्ट नहीं है क्योंकि वो हर एक एरिया को अफेक्ट कर सकता है। समझ में आया? तो इसके लिए वहां पे जनरल पर्पस वाला ही लगेगा, मतलब अपना जो नॉर्मल हम लोग अप्लाई करते हैं वही लगेगा, वो ऐसे 805 की कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। क्लियर विद दिस? ठीक है। नाउ क्या क्या चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा? पहला, एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। अगेन टेलर मेड असाइनमेंट्स है, क्या चीजें एग्री होगा क्या चीजें एग्री नहीं होगा, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टेबल वाला पार्ट कि भाई बैठ के डिस्कस करेंगे। समझ में आया? तो इट शुड बी अग्रीड बिटवीन द पार्टीज। सेकंड, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ द एंगेजमेंट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। विल इट बी पॉसिबल, जो वो लोग बोल रहे हैं करने के लिए अपने को, वो सारे पैरामीटर्स विल इट बी पॉसिबल टू बी डन बाय अस, वो सब चीजें अपने को देखना रहेगा। एंड लास्टली, फॉर्मिंग एन ओपिनियन और रिपोर्टिंग ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट और आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे डायरेक्ट अपन ऐसे 700 का रेफरेंस एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे एरियाज चेंज हो जाएंगे। तो अगेन अपने को क्या करना पड़ेगा, जितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से अपने को वहां से अडेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? ठीक है। Coming to the part, what is single financial statement? A single financial statement is to be distinguished from the complete set of financial statement. For example, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बोला तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ बैलेंस शीट बोला तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ P&L बोला तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसलिए मैंने बोला कोई भी पार्ट हो सकता है। समझा? क्लियर है? सिर्फ बोला कि अरे मुझे ना वो P&L नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप बैलेंस शीट दे दो। समझ में आया? सिर्फ उतना ही बोला, तो अपने को सिर्फ बैलेंस शीट बना के देने का है। तो पूरा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या अपने पास? नहीं। इसमें से कोई भी एक पार्ट अगर पकड़ लिया तो दैट विल बी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मतलब क्या हो जाएगा? कुछ भी, कोई भी अकाउंट या लाइन आइटम। क्रेडिटर, इट इज एन एलिमेंट। डेटर, इट इज एन एलिमेंट। P&L अकाउंट में कोई भी आइटम, फॉर एग्जांपल सेल्स चेक करना है सिर्फ, इट इज एन एलिमेंट। समझ में आया? कुछ भी ऐसा। A single financial statement or specific element in the financial statement includes related notes and ordinarily comprising summary of significant accounting policies with respect to that part. मतलब अगर सिर्फ बैलेंस शीट दिया है मैंने तो बैलेंस शीट के नोट्स के साथ आना चाहिए, सिर्फ P&L बोला तो P&L के नोट्स के साथ आना चाहिए, सिर्फ डेटर्स बोला तो एटलीस्ट डेटर्स का जो अपना नोट्स होता है उसका शेड्यूल, उसका रिकॉर्डिंग, उसका अपन ने क्या किया है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, उतना आना चाहिए। समझ में आया? दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन। क्योंकि ऑब्वियस है ना, मैं सिर्फ टेबल बना के दे दूं, उसको रीड कैसे करना है, उधर क्या अप्लाई किया पता नहीं होगा तो थोड़ी चलेगा। दैट विल बी ऑलवेज बी इल इन्फॉर्मेशन या लेस इन्फॉर्मेशन, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बना इन्फॉर्मेशन कैसे, एटलीस्ट वो तो डेटा दो व्हिच इज इन अवर नोट्स टू अकाउंट्स। कंसिडरेशन क्या क्या करना पड़ेगा? पहला, ऐसे 200 तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, बट अगेन इट विल नॉट बी अप्लाई टू ऑल द फाइनेंशियल ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट व्हिच इज अवर स्कोप। पूरा ऐसे 200 अप्लाई करने का, लेकिन सिर्फ अपने स्कोप पे करने का। मतलब अगर सिर्फ बैलेंस शीट बोले तो सिर्फ बैलेंस शीट पे अप्लाई करने का, सिर्फ अगर एक एरिया बोला, फिक्स्ड एसेट बोला तो सिर्फ फिक्स्ड एसेट पे वो पर्टिकुलर पार्ट अप्लाई। समझा? ठीक है। If the auditor is not also engaged in the audit of the entity's complete set of financial statement, auditor shall determine whether the audit of single financial statement or specific element is in accordance with SEC is practicable. ये उन लोग क्या बोल रहे हैं देखो, जनरली जो ऑडिटर जनरल पर्पस बना रहा है, अगर उसी को आपने ये ऑडिट करने के लिए दे दिया तो वो खुशी खुशी कर लेगा। क्यों? बिकॉज उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, उसने ऑलरेडी सारे आइटम्स ऑडिट करके रखे हैं, तो उसको रिपोर्ट देने में कितना ही टाइम लगेगा, एक दिन एक्स्ट्रा। सर्टिफिकेट वगैरह देने में तुम लोग कितना टाइम लगाते हो? उसी चेकिंग में से तो बनता है ना जनरली, तो हम टाइम कम लगाते हैं। क्यों? बिकॉज चेकिंग है, वही का डेटा यहाँ पे यूज कर लेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देते, डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए इशू करके दे देते। तो सेम वही है कि अगर आप ही ऑडिटर हो नॉर्मल वाले तो इन दैट केस प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ऑडिटर नहीं हो, आपको स्पेसिफिकली ये असाइनमेंट के लिए अपॉइंट किया गया है, तो फिर देखना पड़ेगा भाई कि प्रैक्टिकेबल है कि नहीं, क्योंकि इतना सारा काम करने का है, प्लस रिपोर्ट इतना सब, मतलब एक ही पर्टिकुलर एरिया का बनाने का है, तो उन लोग फीस भी दे, वो सब चीजें कंपैरिजन देखना पड़ेगा कि भाई चेकिंग कितना करना है वर्सेस अपना कंपैटिबिलिटी कितना करना है। समझ में आया? क्लियर है? जनरली सैनिटरी ऑडिटर को बोल दो, वो तो हंसी खुशी कर ले, मतलब 10-15 हजार के इस पे भी कर दे,
क्यों? बिकॉज कुछ ज्यादा मेहनत ही नहीं है ना, दैट इज नथिंग एडिशनल टू बी डन इन दिस। अंडरस्टूड? ऐसे 200 रिक्वायर्स ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, वो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। प्लस जो एसेज यहाँ पे एप्लीकेबल है वो सारे एसेज अपने को करना पड़ेगा। जो एप्लीकेबल ही नहीं आते वो तो फर्क ही नहीं पड़ता। फिक्स एसेट का ऑडिट करने का है तो फिर ऐसे 501 बोलो वो अप्लाई होगा ही नहीं। इन्वेंट्री वाला, सेगमेंट रिपोर्टिंग वाला और वो सब वाला कुछ आएगा ही नहीं। तो जो एप्लीकेबल है, जितना एप्लीकेबल है उतना अपने को यहाँ पे फॉलो करके चलना है। क्लियर विद दिस? अगर कोई ऐसे रेलेवेंट नहीं बैठ रहा है बिकॉज कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन है वगैरह, तो वो उसको डिस्क्राइब कर दो जैसा ऊपर किया था वैसे सेम। समझा कि भाई ये कंपेटेबल नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम लोगों ने ऐसे का डिपार्चर लिया हुआ है। हाँ ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्कोप भी कम हो गया, एरिया भी कम हो गया, बराबर है। एक्सेलरेशन से नहीं जाएगा रीजनेबल एश्योरेंस। एरिया भी कम है ना, तो एरिया आपने इनहेरिटेंस किया है। एरिया कम होने से तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस कर सकता है, ये कैसे डिफाइन होता है? सिटी के मैं एब्सोल्यूशन दे ही पहले और इससे ऑर्डिनरी बराबर है। वहां पे मेरे पास स्पेसिफिक इसी पर्पस से मैं ऑडिट कर रहा हूं। इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस ओनली डिपेंडेंट ऑन 100% चेकिंग? बेस्ड ऑन पास डेटा ऑफ पास डेटा तो है, पास डेटा चल ठीक है, 100% चेकिंग भी तूने किया, बट बाकी के भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। कंपनी का स्टैंडिंग, अपना कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें आती हैं जो अपने को कंसिडरेशन में लेना होता है। ठीक है? कभी भी जब तू सर्टिफिकेट देगा ना, जब भी तू वर्ड ऑडिट यूज करेगा, इट विल ऑलवेज बी रीजनेबल एश्योरेंस। जब तू वर्ड ऑडिट यूज करेगा ना, इट विल ऑलवेज बी रीजनेबल एश्योरेंस। अगर किसी को एब्सोल्यूट एश्योरेंस चाहिए ना, तो वो तेरे से ऑडिट नहीं मांगेगा, वो तेरे से सर्टिफिकेशन मांगेगा। समझा क्या? क्योंकि सर्टिफिकेशन में हम क्या लिखते हैं? वी सर्टिफाई दैट इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस जनरली। समझ में आया? अगर हम उसको रिपोर्ट के फॉर्मेट में बोलते हैं या ऑडिट के रिपोर्ट के फॉर्मेट में बोलते हैं, तो इट इज ऑलवेज बी रीजनेबल एश्योरेंस। तो यहाँ पे जब तक हम लोग एसएस का सहारा लेके चल रहे हैं, जब तक हम लोग वो वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं, इट विल ऑलवेज बी रीजनेबल एश्योरेंस। हाँ बराबर है, करेक्ट। अगर at the high level of assurance मेरे पास नहीं रहेगा तो प्रोविजनिंग का मतलब नहीं हुआ ना। कौन सा? मतलब तो मतलब तू बोल रहा है कि अगर मैं ऑडिट में जो बैड डेट्स लेके चल रहा हूँ या जो प्रोविजनिंग लेके चल रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं अपने है? हिसाब से ये है कि हम मेरा assumption भी रहेगा प्रोविजनिंग ऑफ पीरियड ट्रांसफर उसके लिए बैड करते हैं इस रूल से तो हमारा एक्जिस्टेंस मतलब का ग्रुप मेकिंग हो सकती है। करेक्ट। तो मतलब तू बोलना चाहता है कि इतने साल से जो अपन ऑडिट कर रहे हैं या अभी भी जो अपन ऑडिट कर रहे हैं उसके अंदर जो बैड डेट्स रिकॉग्नाइज हो रहा है और जो ट्रेड रिसीवेबल्स दिखा रहे हैं हम लोग, वो करेक्ट नहीं है जस्ट बिकॉज मैनेजमेंट का कॉल है? तो तू ऑडिट कर रहा है और तू रिपोर्ट दे रहा है, उसका क्या? तू उसके ऊपर कौन सा? The MR is a 100% assurance की things given are right. MR is always a secondary evidence, not a primary evidence. कौन सा? बराबर है। प्रोविजन का एविडेंस क्या है? अजम्पशंस है, पास्ट हिस्ट्री है, सारा चीजें है। एविडेंस नहीं है ऐसा नहीं है, एविडेंस है। पास्ट हिस्ट्री है, कंफर्मेशन है, बेस्ड ऑन मार्केट डेटा है। मैनेजमेंट का जजमेंट है ना, मैं ना नहीं बोल रही हूँ। इंडिया 109 की सबसे तो और ज्यादा क्रिटिकल हो गया क्योंकि उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और वो सब चीजें आ गया, तो उसके अंदर और ज्यादा मतलब एम्बिग्विटी ज्यादा आ गया। बराबर है। बट मतलब जो तू क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है कि जो ऑडिट वो लोग कर रहे हैं या जो मतलब जनरली हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर प्रोविजन दिया है, इफ यू आर सेइंग दैट इज रॉन्ग या दैट इज नॉट करेक्ट, तो फिर तू तेरा रिपोर्ट कैसे देना? then how even are you giving reasonable assurance? Why are you not giving limited assurance in that case? Reasonable is high but not a complete level of assurance. मतलब मैं अगर परसेंटेज टर्म्स में उसको डालने जाऊँ तो इट इज मोर देन 50% बट लेस देन 100%। तो देन तू वो 60, 70, 80% एश्योरेंस भी कैसे दे पा रहा है अगर तू मुझे अभी बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रेड रिसीवेबल्स का प्रोविजन किया हुआ है वो गलत? मैंने एज अ स्टेक होल्डर ऑफ कंपनी मैंने अपने लिए ट्रेड रिसीवेबल्स का स्पेशल पर्पस ऑडिट करा। बराबर है, परफेक्ट है, माय रिक्वायरमेंट करेक्ट है। तो उसमें तो मैं सर्टिफिकेशन तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर तुझे सर्टिफिकेशन चाहिए तो तू सर्टिफिकेट मांगना, तो तू असाइनमेंट चेंज करना। मैं ना नहीं बोल रही हूँ, मैं तुझे क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं ये ऐसे के अंदर आ रही हूँ मतलब सामने वाले ने मांगा क्या है? ऑडिट। अगर मैं एसएईस के अंदर जाऊँ, अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर जाऊँ, तो उधर वो क्या मांग सकता है? सर्टिफिकेशन। मुझे जो मांगेगा मैं उसके हिसाब से रिपोर्ट दूंगी। हम ये पे ऑडिट होता है रिसीवेबल्स के लिए अगर एब्सोल्यूट सर्टिफिकेशन तो ये ऑडिट का होता है। अच्छा, लेकिन ऑडिट अगर मुझे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं करवाना है तो मैं 10 लाख रुपए का खर्चा क्यों करूँ?
जब मुझे एक एरिया, मेरे को नहीं चाहिए कंप्लीट एश्योरेंस, मुझे मोटा मोटी चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि भाई चीजें थोड़ी बराबर है कि नहीं है, सब चीजें मुझे वो चाहिए। मुझे 100% एश्योरेंस चाहिए ही नहीं कि चीजें सही है कि नहीं। क्योंकि अगर अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज के डेटर्स का लिस्टिंग ले लो, ठीक है, टाइम बाउंड भी तो होता है ना कुछ। तो मुझे दे, मैं तेरे को 5 दिन देती हूँ सर्टिफिकेट देने के लिए, मैं तेरे को 5 दिन देती हूँ, 5 days देती हूँ मैं तेरे को सर्टिफिकेशन के लिए। वाई? बिकॉज आई एम गिविंग यू अमाउंट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपीज टू इशू दिस सर्टिफिकेट, ठीक है। 5 days आई एम गिविंग इट टू यू, यू आर एम्प्लॉइंग 2 people. I want you to check each and every trade receivables. I want you to give me 100% assurance that all the trade receivables are recorded correctly. Provisioning is done correctly. Servicing is done correctly. Aging is done correctly. Everything I needed to do. 5 दिन में तेरे से नहीं होगा। तो असाइनमेंट कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो 10 लोगों को लगाएगा तो कब पैसा कम पड़ेगा, तो तेरे लिए असाइनमेंट प्रॉफिटेबल नहीं है, तो तू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ना, मतलब मैं वो बोल रही हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। जस्ट बिकॉज कि मैं एक छोटा एरिया कर रहा हूँ तो मैं उसको कंप्लीट एश्योरेंस दे सकता हूँ या मैं उसका एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग बोलते हैं कैश एंड बैंक चेक करना कितना इजी है या कितना सिंपल है, 2 मिनट में हो जाता है, आधे घंटे में हो जाता है। एक काम कर, एनबीएफसी का कर, 150 बैंक अकाउंट है सिर्फ, उसका एक एक का एक बंदे को जो बिठाना पड़ता है ट्रैकिंग के लिए कि कितने कंफर्मेशन आए, वो भेजने के लिए करना पड़ता है, 2 दिन तो उसके लिए लगता है। मैं बोल रही हूँ कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वांटम। हर एक एरिया, हर एक असाइनमेंट तेरा स्पेसिफिक होता है। समझ में एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है, उसका टैक्स ऑडिट करने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाता है, अच्छा कंपनी, 1,000 करोड़ का कंपनी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो सोच लो कि सर्विस वाले क्लॉज वगैरह, मतलब क्लॉजेस वगैरह भी ज्यादा एप्लीकेबल टैक्स ऑडिट में। अपन ये लेके चलते, सर्विस इंडस्ट्री रहता है तो क्लॉजेस कम एप्लीकेबल होते हैं, पर अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहता है तो क्लॉजेस ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? तो सब ये सब एंगल तू ले ले, ठीक है। एक टैक्स ऑडिट करना है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जिसका स्टैट्यूटरी ऑडिट भी तूने किया है, कितना दिन लगना चाहिए तेरे हिसाब से? 1 महीना? क्या करने वाला है तू? 20 दिन? आपको लगेगा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1,000 करोड़ का टर्नओवर है। स्टैट्यूटरी ऑडिट तूने किया है, कितना दिन लगेगा? टैक्स ऑडिट किया तूने अभी तक? हाँ, तो क्लॉजेस चेक करने के लिए इतना टाइम लगता है? 20 दिन? अगर स्टार्ट आउट नहीं किया तो 1 ही दिन हो जाता है। एक इतना डिफरेंस? शक्ल लगा मुंह की पेंसिल लेके बैठा तू, तो सीधा 1 महीने से 1 दिन पे आ गया। किसको दोनों को मिल गए? 15 से 20 दिन स्टार्ट आउट में तो लगा था। मैंने तुझे क्वेश्चन क्या पूछा? मैं देखो पूरा बताया, स्टैट्यूटरी ऑडिट तूने किया है, तुझे टैक्स ऑडिट करने के लिए कितना, मतलब कितना टाइम लगेगा? मैंने स्पेसिफिक था क्वेश्चन। एक दिन ही लगेगा? टैक्स ऑडिट 1 दिन में हो जाएगा? तो 44 क्लॉजेस खत्म कर लेगा क्या? एक दिन में ही मैंने तुझे क्वांटम भी दिया, 1,000 करोड़ के सेल्स का कंपनी है। मैंने देखो जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है ना टू मेक योर डिसीजन, मैंने तुझे वो डिटेल्स भी प्रोवाइड किया। मैंने बाईस को थोड़ी बोला कि प्राइवेट कंपनी, मतलब 4 लोग मिला के प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, कुछ तो बेच रहे हैं। मैंने तुझे क्वांटम भी तो दिया ना कि 1,000 करोड़ का कंपनी है, 1,000 करोड़ का सेल्स है कंपनी का। सारे और चेक तो कर लिया स्टार्ट आउट पे, वही सब क्लॉज आता है, वही सब आता है और कुछ अलग मैंने देखा क्लॉज तो सेम ही रहता है। टर्नओवर वगैरह पहले ही देख लेता हूँ, ये सब और क्या बच्चा देखने टीडीएस का हर एक सर्टिफिकेट रिकंसिलिएशन को देखता है। हाँ ठीक है, ऑडिट के टाइम में काम देखते हैं। सैटरडे ऑडिट के टाइम में हाँ ठीक है, चल वो तो टैक्स का काम उधर करेंगे आगे। क्लॉज 35 हाँ वही बोल रही हूँ ना, वो सारा वो स्टॉक और स्टॉक का रेगुलर क्लॉज आएगा अपना, वो 44 तो जाएगा ही, तेरे जीएसटी का वो सबका पार्ट आएगा। प्रॉब्लम वही है, तेरा मिक्स चल रहा है, ये सब चीजें स्टार्ट में होती नहीं है। This is not a part of start audit. Your partner is giving it to do under start audit. समझ में आ रहा है? There is a difference. अब पीएफ का तू बोल रहा है तो पीएफ का चेकिंग जनरली हम लोग कभी स्टैट्यूटरी में करते ही नहीं है। वो अपने लिए मतलब हाँ टैक्स ऑडिट में क्या देखता है जो उसके चालान होते हैं उसका डेट्स अपन चेक करते हैं, तो उतना डेट चेक करने के लिए तू 1 घंटा ले लेगा। 12 महीने का डेट चेक करके वो क्लॉज का फिलिंग करने के लिए और चेक करने एटलीस्ट 1 घंटा तो तेरा उधर ही लग जाएगा, मतलब एकदम मिनिमलिस्टिक लेवल पे बोल, ठीक है।
पहले के 10 क्लॉज को छोड़ दो, वो टाइम पास। हाँ, ठीक है, वो सब अपन मतलब ऐसा है कि जब भरते टाइम ही देख लेते हैं, एक बार कुछ लगा, अगर कुछ अलग है तो आता है, अदरवाइज नहीं आता है। उसके बाद के क्लॉजेस जो आते हैं तो धीरे धीरे करके जो तरह 20 है, 21 है, वो सब एक एक करना पड़ता है। 48 के लिए एक बार स्क्रूटिनी करेगा कि नहीं करेगा कैश का, और कैश का स्क्रूटिनी करेगा तो एक दिन का करने का कि पूरे साल का करने का। अब तो बोल मत कैश का स्क्रूटिनी भी तू स्टार्ट करेगी, नहीं ना, उधर तो अपना कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। वो स्क्रूटिनी करने के लिए 1.5-2 घंटा जाएगा कि नहीं जाएगा, मिनिमम लेवल। प्रोविजन एक्सपेंसेस, क्लब एक्सपेंडिचर अलग से देना पड़ता है, मेंबरशिप का अलग से देना पड़ता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर अगर कुछ आता है तो अलग से देना पड़ता है। बात अलग है, रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी डेटा चेक तो करना पड़ता है ना। तो मोटा मोटी अगर मैं लेके चलूं कि आपने वो कंपनी का स्टार्टअप किया हुआ है, मतलब आपको कंपनी पता है, ठीक है, और आप उसका स्टार्ट कर दोगे तो मैक्सिमम 5 days to 1 week, 5 days to 1 week का टाइम आपको लगता है कि वो टैक्स डेटा आप अच्छे से खत्म कर सको। मैक्सिमम टाइम इतना टाइम तेरे को लगता है खत्म करने में, ठीक है, जहाँ पे तू प्रॉपर्ली बाइफरकेशन करके काम करेगा। स्टार्टअप के लिए हम लोग लगा देते हैं, महीना भर लगा। वाई? बिकॉज बहुत सारा है, स्टॉक चेक करने का, इन्वेंटरी चेक करने का, ये चेक करने का, उनका फिक्स एसेट्स है, सब चीजें चेक करना है। 1000 करोड़ का कंपनी छोटा नहीं है, प्राइवेट हुआ तो क्या हुआ, बट कंपनी बड़ा है ना, क्वांटम में अच्छा खासा, तो वहां पे चेक करने के लिए टाइम लगे, तो उधर एक महीना ज्यादा था हमारा। सैम्पलिंग करो, ये करो, आज ये काम है, प्लस वो ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस 6 बजे वो लोग लाइट बंद करते, लाइट एसी वेसी सब बंद, मतलब लिटरली घर जाओ। और किसी दिन अगर लेट रुकना भी है ना, तो 6 बजे एसी बंद होगा, हमारे लिए वो टेबल फैन लेके आए। एंड एक पूरे ऑफिस में एक बंदा रुकेगा जो काउंटर पर बस सिर्फ क्या शटर मार के ताला बंद करते, और उस बेचारे को देखते हुए 8 बजे तक हमारा कैसे रहता है कि यार उसको हमने रुका के रखा है, छोड़ देते वैसा वाला। तो मतलब हमको उससे मोटिवेशन मिलता था कि नहीं घर जाना ही चाहिए वैसा। तो हम उधर कभी आज तक वो असाइनमेंट पर कभी हम लोग मतलब मैक्सिमम ऐसा 8 साल वो भी एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कि कभी एकदम छड़ी पड़ी हुई है कि कल कुछ देने का है और ऐसा कुछ करने का, तब जाके हम लोग बैठते थे 6 बजे नीचे, सीधा ऑफिस के बाहर सब निकलते थे ऐसे एकदम फुल मोटिवेशन। ऐसा ऑफिस मतलब ऐसा था, तो हम लोग एक महीना लगता था उधर वो काम खत्म करने के लिए। स्टार्ट होते 5 to 7 days, और वो भी कितने लोग इन्वॉल्व, 1 person इज ओके, 1 मैक्सिमम 2, एक आर्टिकल एक साथ दे दिया, साथ में दे दिया तो बात अलग है कि वो छोटा मोटा चेकिंग वेकिंग करने के लिए वो सब चीजें होती है, ठीक है। तो इस तरह से अब वो जगह पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इसका ऑडिट करें, ठीक है। अब इसमें तो क्या बोलेगा कि मैडम ऑडिट करने के लिए 5 से 7 दिन ही तो लगता है, ठीक है, मतलब टैक्स ऑडिट करने के लिए 5 से 7 दिन ही तो लगता है। आप चेक कर लो सारा का सारा क्लॉजेस वाइज पूरा चेकिंग कर ले, सब चीजें कर ले, 5 से 7 दिन में ऑडिट हो जाता है, बराबर है, ठीक है। बट ना वो कंपनी का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, अपने पास एक क्लॉज है 269 एसएस 269 की, डिपॉजिट लेते हैं 20,000 रुपए से ज्यादा तो अपने को रिपोर्ट करना होता है, करेक्ट है कि नहीं वो क्लॉज, ठीक है। तो अगर आपने किसी से भी डिपॉजिट किया है या डिपॉजिट रीपे किया है ड्यूरिंग द ईयर इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 बाय व्हाटएवर मींस, आपको उधर रिपोर्ट करना होता है, पूरा डिटेल्स देना होता है, एक और उसका ना यूटिलिटी नहीं, एक्सेल नहीं है, अभी डाला होगा तो पता नहीं है, जब हम लोग कभी डाल दिया सॉफ्टवेयर में अभी डाल दिया। तो पहले जब हम लोग जावा यूटिलिटी भरते थे ना, अभी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए ना, नया पोर्टल भी आया था, तो उसके पहले का तब मैं जब 2017-18 में तब करती थी तभी था। तो वो टाइम पे क्या होता था ना, वो क्लॉज के लिए सूचना के लिए ना एक्सेल यूटिलिटी भी नहीं था जो डाउनलोड करके अपन फटाफट से कॉपी पेस्ट मार दे, फिल कर दे और अपलोड कर दे, तो डायरेक्टली वो पूरा दिख जाता है, अपलोड हो जाता है। उसमें वो यूटिलिटी नहीं था, इट वाज लाइक कि अपने को एक डालना पड़ता। तो इस केस में बैंक क्या करता था, बैंक्स और एनबीएफसी का जब टैक्स ऑडिट होता था ना, तो वो लोग इधर डालते थे बिकॉज डिपॉजिट टोटल कितने होंगे, सेविंग्स अकाउंट हो गया, टर्म डिपॉजिट हो गया, बहुत सारा होगा, तो वो लोग क्या करते थे टैक्स ऑडिट के साथ जो अपने नोट्स चाहते हैं वो नोट्स के अंदर जनरली वो लोग लिख के दे देते हैं, और वो बोल देते हैं कि डेटा इज रेडी विद अस, अगर टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए तो वो लोग कभी भी मंगा के अपने से लिख सकते। ऐसा रिपोर्ट जनरली अपन डाल के देते थे, मतलब हम लोग एनबीएफसी भी करते थे और हम लोग ये भी करते थे। मुझे डिफरेंस पता है कि जब हम लोग महिंद्रा फाइनेंस का करते थे तो हम लोग ये रिपोर्ट में ये डालते थे कि हम डिपॉजिट का डेटा अपलोड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व, तो हम आपको बोल रहे हैं कि हमारे पास डेटा रेडी है, कभी मांगो हम दे देंगे, ऐसा। और वहीं पे ये वाला एक कंपनी था, ठीक है, ऐसे देखते जाएगा तो तू बोलेगा मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, करेक्ट है। उसके पास मिनिमम लेवल पे एवरी ईयर वो क्या करता था, अपने होलसेलर से डिपॉजिट लेता था, 1 लाख रुपया 60,000 रुपया डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम, किस हिसाब से उसे डिजाइन ईयरली ऑन एंड अराउंड 1,000 to 1,500 डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट, और ये 1,000 to 1,500 डिपॉजिट्स का मेरे को मैन्युअली बैठ के यूटिलिटी में भरना पड़ेगा, क्योंकि उनका यूटिलिटी हम भरते, जनरल यूटिलिटी बहुत बार क्लाइंट भर देता है, बस चेक करते हैं, बट वो केस में उल्टा था, वहां पे हम लोग यूटिलिटी भरते थे, वो एक्सेल में डालते थे। तो मेरा पूरा 1.5 दिन जाता था, 1 से 1.5 दिन जाता था ओनली टू फिल दैट क्लॉज का पार्ट।
1 से 1.5 दिन लगता है सिर्फ वो क्लॉज का फिलिंग करने में। उसमें फिर उसको चेक भी तो करना पड़ेगा ना, टाइपो एरर 25,000 का 2 लाख 2.5 लाख कर दिया मैंने तो, और होता है इतना सारा कंटिन्यूस आप वही चीज देके बैठे हो तो होगा ही, वो नंबर्स में होता है। तो पूरा वापस से बैठ के प्रिंट निकालो उसका और ट्रेसिंग करो बैठ, समझ में आया? तो मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ ऐसा फेस ऑफ द क्लाइंट पे देख के अपन ये नहीं बोल सकते कि कितना काम होगा या कितना काम नहीं होगा। अगर तो बोले अभी सिर्फ इतना ही तो करने का है तो अपन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑल्सो, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। एक फैक्टर के बेसिस पे कभी नहीं होता ऐसे सामने से देख के तो कोई बोलेगा ये 4-5 दिन का काम है, बट ये जो 1 या 1.5 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, उसका क्या करेगा? ये तो जब तू स्पेसिफिकली वो असाइनमेंट देखेगा उसके अंदर का डेटा देखेगा तब पता चलेगा ना कि अरे यहाँ पे तो ये है। समझ में आया? तो कोई भी असाइनमेंट ले लो, मैं नहीं बोल रही कि वो ऑडिट का ही होना चाहिए या वो ऐसा होना चाहिए। अभी ये वाला भी असाइनमेंट कोई भी ले लो जहाँ पे कोई एक एरिया ऑडिट करने के लिए बोलो, फिक्स एसेट ऑडिट करने के लिए बोलो। लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फिक्स एसेट ऑडिट करने के लिए बोला है तुझे, फिक्स एसेट्स का ऑडिट करने के लिए बोला है, यू कैन नॉट डू 100% फिजिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि हमेशा टाइम लिमिटेशन एंड मनी लिमिटेशन आएगा ही आएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो वो भी करेंगे और हम भी करेंगे ना, कि मेरे को इतना नहीं चाहिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस इज ओके फॉर मी। तो अगर तू बोलेगा कि सिर्फ 2 पार्ट रखो, एक ऑडिट करवाना है तो पूरा करवाओ, सर्टिफिकेशन करवाना है तो सर्टिफिकेशन रख करवाओ, बट अगर मुझे कुछ बीच का चाहिए तो फिर क्या करेगा? ऑप्शन तो होना चाहिए कि मुझे एक तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए और मुझे 100% चाहिए नहीं, बिकॉज वो लिखा इतना बड़ा है कि मैं अगर सर्टिफिकेशन कराने जाऊंगा तो मुझे 5 लाख सर्टिफिकेट का देना पड़ेगा, उसके लेवल पे ऑडिट हो जाए पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और टाइम लगेगा, बोला मेरे को 5 दिन में रिपोर्ट चाहिए। अब ये सब कंस्ट्रेंट में तू क्या करेगा? समझा? चल सो हाँ हाँ हाँ, जिनका है ऑफिस का वो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना, तो हम लोग यहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं विद अकॉर्डेंस विद एसएस, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? अगर अपने को कोई एरिया ही चेक करना है, एक पर्टिकुलर एरिया ही चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? वो एरिया के रिलेटेड जितने भी एसएस है ना, हम उनको कंप्लाई करके चलेंगे, पहला चीज, बराबर है। दूसरा, वो एरिया के रिलेटेड जो भी अपने को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जो पार्ट आता है हम लोग वो वहां से रेफर करके ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अपन अकॉर्डिंग टू एएससी बना रहे हैं और अगर मैं फिक्स से चेक करूं तो मैं एएसएन का फॉलोइंग देखूंगी कि उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मीट होना चाहिए, जो उसका टेबल वगैरह डेटा वगैरह वो आना चाहिए, उनका कैलकुलेशन जो भी है डब्ल्यूडीबी मेथड है, स्टेट बैंक वगैरह जो भी उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आना चाहिए, कैलकुलेशन इस तरह से होना चाहिए, अगर डब्ल्यूआईपी है तो उसको अलग से दिखाना चाहिए, जो भी उस उतना रिक्वायरमेंट है वो उतना चाहिए। समझ में आया? उतना गिवन रिक्वायरमेंट जो है वो हम लोग पूरा चेक कर लेंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो रिक्वायर्ड है उतना पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उतना तो अपने स्कोप में ही नहीं है। Clear with this? So, the auditors also does not have an audit evidence about the general quality of the auditing records or other accounting information that will be acquired in the audit of entity's complete set of financial statement. Accordingly, the auditor may need further evidence to corroborate the audit evidence acquired from the accounting record. तो अगर आप सेम ऑडिटर नहीं हो, मतलब जो जनरल ऑडिटर है और आप अलग अलग हो, तो इन दैट केस आपके पास तो जनरल ऑडिट एविडेंस होगा ही नहीं जो आपने नॉर्मल ऑडिट के टाइम पे गैदर किया रहेगा। तो यहाँ पे आपको आपके डेटा का स्पेसिफिक डिटेल पूरा देखना पड़ सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन का भी रिपोर्ट देखना पड़ सकता है, and all वो depth वाला calculation it would be possible that you will be required to do. समझ में आया? Clear? In case of the audit of specific element of the financial statement for certain assets requiring audit work, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? What is although the requirement of SAP 570 are likely to be relevant in the circumstances of audit of schedule of the account receivable, complying with those requirement may not be practicable because audit effort will be required. तो यहाँ पे फिर ऐसे 570 का अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएंगे। डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस अगेन कि क्या असाइनमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे ये जो भी एसेस है ना, ये सिर्फ अपने को सारे गाइडेंस देते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। इट विल ऑल टुगेदर डिपेंड ऑन कि क्या रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड। समझा? नाउ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एसेट रिटर्न रिक्वायर्स ऑडिटर टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी। अगर अपन वही पॉइंट पे आ रहे हैं जो लास्ट एसेस में हमने पढ़ा, करेक्ट? हमने क्या बोला था? एसेट रिटर्न होता है कि 3 तो इंक्लूसिव है, पहला ही होता है एएफआई, करेक्ट है? तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तो स्पेसिफिक एलिमेंट है या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो जो भी आप डिसाइड कर रहे हो वो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से एसेट रिटर्न का जब भी आप एंगेजमेंट लेटर बनाओगे तो स्पेसिफाई करो उधर, बिकॉज ये जनरल पर्पस वाला नहीं। तो मैनेजमेंट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हिसाब से बना के देने वाला है, कैसे देने वाला है, इट विल बी बेटर यू राइट इट डाउन इन द एंगेजमेंट लेटर एंड टेक अ साइन सो दैट आगे जाके कंफ्यूजन और एम्बिग्युइटी नहीं। क्लियर विद दिस? तो वही उन्होंने बोला हुआ है
Now, in case of audit of single statement or specific element of the financial statement, this include whether application of FIF will result in presentation that provides adequate disclosure to enable the intended users to understand the information. तो ऐसा नहीं होना चाहिए आगे जाके कि अरे सिर्फ शेड्यूल बना के दिया सेंसस का आगे मुझे डेटा दिया यूजफुल लाइफ वगैरह नहीं दिया जिसकी बेसिस पे डेफिनेशन वगैरह कैलकुलेट किया फिर मेरे लिए रिपोर्ट मायने नहीं रखता जब डेटा ही आधा अधूरा है तो यूजर कैसे इसको यूज करे मान लीजिए बोलेगा नहीं हम तो इतना ही बना के देंगे इतना ही रिक्वायर्ड था और आपका जो भी रिपोर्ट बनेगा वो प्रॉपर नहीं है बिकॉज यूजर्स को वो चीज सेटिस्फाई की तो इससे बेटर है कि समझ में आया क्लियर है A single financial statement or specific element of the financial statement may be prepared in accordance with the AFRF that is based on financial reporting framework or recognized standard setting organization. तो आप उसको what you say जनरली क्या करेंगे कोई भी आएगा डिवेंचर होल्डर बोलो या कोई भी लोन वाला बोलो या कोई बोलो जनरली बोलो एएस के इंडेक्स वही बेच सकते हैं क्या एएस के हिसाब से तो इंडेक्स के हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं है क्यों बिकॉज वो एरिया के लिए जो भी एएस इंडेक्स एप्लीकेबल रहेगा उतना अप्लाई कर लो उतना रिपोर्टिंग दे दो काम खत्म हो गया अपने लिए भी बेस है कि एएस क्या होता है इंडेक्स क्या होता है उसके हिसाब से हम रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी दे सकते हैं व्हाट इज रेयर ऑफ द रेयर केस में अगर उन्होंने अपना स्पेशल पर्पस कुछ अलग ही निकाल के दे दिया या कुछ अलग स्टैंडर्ड दे दिया जो अपने लिए नॉर्मल वाला नहीं है तो दैट इज अपने को उसके हिसाब से स्टडी करके पूरा करना क्लियर विद दिस ठीक है नाउ considerations when planning and performing the audit again when planning and performing the audit अपने वही ऐसे सारे यूज करने पड़ेंगे ऐसे 240 fraudulent activities जनरली ये वाले एरियाज का ऑडिट तो होगा जो उसमें फ्रॉड वाला एलिमेंट हो सकता है तो करवा सकते हैं ना ऑडिट तो भाई इतना हमको ऑडिट करके दे दो बिकॉज़ हमको लग रहा है यहाँ पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वगैरह हो सकती है कुछ एविडेंस मिला तो हम फॉरेंसिक ऑडिटिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं क्लियर विद दिस ठीक है सो तो ऐसे 240 आ गया 550 रिलेटेड पार्टीज के अंदर फ्रॉड ज्यादा होता है ऐसे 570 भी आ सकता है एलिमेंट प्रिंसिपल यहाँ पे दिस इज बिकॉज़ द एलिमेंट कुड बी मिसस्टेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड इफेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या कोई कंसर्न बेसिस बराबर नहीं लगाया हुआ है तो ये सब चीजें भी ये पर्टिकुलर एसए को ट्रिगर कर सकती है दैट इज एसए 805 को करवाने के लिए ट्रिगर कर सकती है लेवल दिस ठीक है ऐसे 260 रिवाइज ऑर्डर टू डोमेन एप्रोप्रिएट पर्सन अगेन ये क्या होगा जिसने अपॉइंट किया उसी की गवर्नेंस टीसीडब्ल्यूजी चेंज हो जाएगा ना वापस यहाँ पे जो अपने को अपॉइंट करेगा या जो अपने को वापस से की बोलेगा उसके हिसाब से अपने को टीसीडब्ल्यूजी डिजाइन करना पड़ेगा ऐसे 260 नोट्स दैट इन सम केसेस ऑल टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग ऑफ द एंटिटी तो इन दैट केस अपने को अपने असाइनमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा clear with this when auditing a single financial statement or element of financial statement the auditor may be able to use the audit evidence obtained as a part of entity's complete set of financial statement अगर ऑडिटर भी आप ही हो नॉर्मल ऑडिटर और अगर स्पेशल पर्पस भी आप ही कर रहे हो तो इन दैट केस वहां का एविडेंस आप यहां पे यूज कर सकते हो प्रोवाइडेड अगेन फ्रेमवर्क वगैरह से होना चाहिए कंपैटिबल होना चाहिए तो वहां का सैंपलिंग यहां पे यूज कर सकते हैं हम लोग जल्दी जो सर्टिफिकेशन वगैरह में करते हैं जो अपने नॉर्मल ऑडिट कर रहे थे वही कॉपी पेस्ट करके यहां पे दे देते हैं सो दैट वापस से कोई काम नहीं करना पड़े सिर्फ सर्टिफिकेट करना पड़े करेक्ट है कि नहीं ठीक है एंड यूज सर्टिफिकेट होता है कंफर्ट लेटर वगैरह होता है तो हम लोग ज्यादा कुछ चेक नहीं करते नेटवर्क का सर्टिफिकेट होता है करेक्ट है तो अगर आपकी ऑडिटर हो तो पूरा बैलेंस शीट क्लियर है तो चेक किया ही आपने रिजल्ट सर्टिफिकेट चेक किया है सब चेक करके रखा तो वही एविडेंस वही डॉक्यूमेंटेशन कॉपी पेस्ट करके अपन सर्टिफिकेशन की फाइल में डाल देते हैं और सर्टिफिकेट बना के जल्दी दे देते समझ में आया तो सेम चीज यहाँ पे पॉसिबल है नाउ the auditor may not be able to consider the financial statement or element in isolation consequently the auditor may need to perform additional procedure with relation to interrelated items to meet the objective for example अगर मैं डेटा चेक कर रही हूँ डेटा से चेक करने के लिए बोले तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि मुझे क्रेडिट सेल्स थोड़ा बहुत चेक करना पड़े तो जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर अपने को एक एरिया के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए बोला है तो वही एरिया चेक कर रहे हैं हम लोग उसका इंटर रिलेटेड एरिया टू ऑब्टेन एन एश्योरेंस टू ऑब्टेन एन रीजनेबल एश्योरेंस अपने को हो सकता है कि उसके आसपास है उसका रिलेटेड एरिया भी चेक करना पड़े टू ऑब्टेन द एश्योरेंस ऑन दिस गाइडेंस होती है पार्ट ऑफ पीएनएल तो चेक करना पड़ सकता है प्रोविजन वाला पार्ट क्रेडिट सेल्स वगैरह भी रिकॉर्ड करना या देखना पड़ सकता है कुछ चेक की डिटेल्स वगैरह प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं तो इंटरनेट आइटम्स भी हम लोग देख सकते हैं फर्दरमोर मटेरियलिटी जो भी है दैट विल आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन अफेक्टेड बाय नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट कितना करना है क्या करना है एरिया कितना डिफाइंड है अगर सामने वाले अपने को मटेरियलिटी निकाल के दे देते हैं तो फिर उसके हिसाब से ही चलेगा करेक्ट है फॉर्मिंग ऑफ द ओपिनियन तो इन दैट केस ऐसे टू रिक्वायर्स द अग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट तो ओपिनियन कैसा चाहिए क्या चाहिए वो सब एक बार पहले पूछ के ले लो बराबर है कि नहीं ठीक है सो to form the opinion to be expressed by the auditor depends on the AFRF and any applicable laws in accordance with this revised 700 unmodified opinion रहेगा wherein the auditor's opinion unless otherwise required by the law or regulation use of one of the following bases present fairly या तो फिर true and fairly जो अपने रिपोर्ट से वही है ना ऐसे 700 का रिक्वायरमेंट करेक्ट है the financial statements as a whole या the area as a whole the single financial statement as a whole the element which was to be audited as a whole reflects a true and fair view या presents fairly in all material respects the financial statement or the given set of the records what is as per the financial reporting framework या जो भी आपका decided framework था वो ऐसा करके आप लोग दे दोगे अगर unmodified opinion रहेगा तो
और अगर what we say in case of unmodified opinion complete set of the financial statement, तो in that case अपन तो AFRF के हिसाब से ही आप लोगों का देते हैं. In case of single financial statement or specific element, the AFRF may not be explicitly addressing in the presentation of the financial statements of specific element. यहाँ पे AFRF शायद presented नहीं होगा, अपना calculation अलग हो सकता है ना. इधर अपन एक एरिया अगर कर रहे हैं तो मेरे को पूरा का पूरा AFRF डिटरमाइन करने की जरूरत है क्या? नहीं, वो एरिया कैसे बनाना है वो इतना भी दे दिया तो भी चल जाएगा. करेक्ट है. This may be the case when the AFRF is based on the financial reporting framework established by the authorized or recognized standard setting organization for complete financial statement. Auditor therefore consists whether the expected form of the opinion is appropriate in line with the AFRF. तो अपने को देखना पड़ेगा from case to case basis. So factors जहाँ पे affecting हो सकता है where the AFRF is explicitly or implicitly restricted to present a complete set of financial statement, where the single financial statement or specific financial statement will comply with the full requirements with related disclosure. तो अपन बोल सकते हैं कि अब ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन है. फॉर एग्जांपल अपने को बोला है कि आपको जो भी स्पेशल पर्पस ये जो करना है सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है वो एएस के हिसाब से करना है. तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर हम लोग सिर्फ फिक्स्ड एसेट का एरिया देख रहे हैं तो वहां पे सारा का सारा एएस का रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ है कि नहीं, उतने रिलेटेड पार्ट का. अगर वो हो गया तो अपन ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकते हैं. If necessary to achieve the fair presentation, provided disclosures are beyond those specified in the framework, in exceptional circumstances depart from the framework. अगर अपने को लगता है नहीं नहीं एएस कुछ और ही बोलता है, इनका जो डिस्क्लोजर है वो कुछ और ही है, तो फिर हम यहाँ पे एएस का रेफरेंस दे सकते हैं क्या? नहीं. तो फिर हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि द रिपोर्टिंग हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस विद एएस. क्यों? बिकॉज अपना जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो उन्होंने चेंज कर दिया. तो अगर वो लोग रिपोर्टिंग एएस के हिसाब से करते हैं तो मैं भी एएस का रेफरेंस डाल सकती हूँ रिपोर्ट के अंदर. लेकिन अगर वो लोग अपने हिसाब से कुछ अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैं वहां पे फिर एएस का रिपोर्टिंग वगैरह नहीं डालूंगी. क्लियर विद दिस? ठीक है. फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन अगेन ऐसे 700 का ही पूरा पार्ट देखना पड़ेगा प्लस ऐसे 800 अडैप्टेड एज नेसेसरी कैन आल्सो बी यूज्ड बिकॉज वहां पे भी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ही है ना. तो अगर एरिया का ऑडिट करना है बट एज पर एएस करना है तो ये जनरल पर्पस के अंदर आ सकता है तो 700 के हिसाब से आएगा. अगर एरिया का ऑडिट करना है लेकिन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से करना है जो हमने 800 के अंदर देखा तो वो बोलेगा पहले कि 800 अप्लाई करो. 800 भी बोलता है कि रेफरेंस 700 से ही लो. समझा कि नहीं? तो ऐसे आओ या ऐसे आओ एट द एंड ऑफ द डे अपने को 700 ही यूज करने का. ऑब्वियसली लैंग्वेज विल चेंज. समझा? Revise this 700 requires auditor to forming an opinion to evaluate whether the financial statement have adequate disclosures. जो अपना नॉर्मल वाला पार्ट है कि भाई नोट्स बराबर होना चाहिए, डिस्क्लोजर बराबर होना चाहिए, डेटा सारा करेक्ट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए, अपने को जो भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए था वो सब मिलना चाहिए, मटेरियलिटी का एस्पेक्ट हम लोगों ने ध्यान में रखा हुआ है. करेक्ट है कि नहीं है? तो वो सारा चीजें देख के अपने को बताना पड़ेगा. गोइंग कंसर्न अफेक्टिंग बराबर है कि नहीं है? Depending on the factors of AFRF used in the single financial statement or element of the financial statement, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो कि भाई गोइंग कंसर्न का असेसमेंट वगैरह करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. करेक्ट है. द डिस्क्रिप्शन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में आल्सो नीड टू बी अडैप्टेड ऑन हाउ एसए 570 अप्लाइज इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट. आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने एक स्पेसिफिक एलिमेंट ही चेक किया तो उसमें गोइंग कंसर्न का एस्पेक्ट आता है कि नहीं आता है. अगर आता है तो अपने को 570 को पिक्चर में लाना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो अपने को 570 को पिक्चर में लाने की जरूरत नहीं है. क्लियर विद दिस? अदर इन्फॉर्मेशन 720 के हिसाब से अपने को चेक करना पड़ेगा. जनरली ये रिपोर्ट जो जाते हैं वो आइसोलेशन में जाते हैं, कुछ इसके साथ एक्स्ट्रा जाता नहीं है. बट अगर अपने रिपोर्ट के साथ उसके आसपास में अगर और भी कोई डेटा जा रहा है तो वो डेटा के अंदर चेक करना पड़ेगा कि ये डेटा अपने डेटा से कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए. क्लियर विद दिस? 720 वही बोलता है ना अपने को. तो अपने रिपोर्ट के साथ अगर कोई और भी डेटा जा रहा है तो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि जो भी आसपास का डेटा जा रहा है वो अपने रिपोर्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होना चाहिए. ये डेटा सही है कि नहीं है वो छोड़ दो, वो हमारा लुकआउट नहीं है, बट वो अपने रिपोर्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होना चाहिए. इधर नंबर दिया है सेम आइटम का 500 रुपया, इधर दिया है नंबर सेम आइटम का 600 रुपया, ये नहीं होना चाहिए. समझा? सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, पर्सनल नेम, आईसीआई का लोगो, ये सब सिंपल है अपना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है. फैक्टर्स दैट मे बी रेलेवेंट इन कंसीडरिंग द इम्प्लीकेशन. पहला, नेचर ऑफ द मैटर टू बी डिस्क्राइब्ड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट एंड द एक्सटेंट टू व्हिच इट रिलेट्स टू द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या क्या मैटर अपन यहाँ पे डिस्क्लोज करने वाले हैं, किसके ऊपर रिपोर्ट देने वाले हैं, उसको प्रॉपर्ली करो. परवेसिवनेस ऑफ द मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये एरिया अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से अफेक्ट करेगा, वो मटेरियलिटी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द एएफआरएफ. आपने जनरल पर्पस में क्या यूज करते हो और ये स्पेशल पर्पस करते टाइम अपन ने क्या अलग किया. सेम किया तो सेम बोल दो, नहीं किया तो क्या अलग है वो बताओ. ठीक है. एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द पीरियड्स कवर्ड. अपना जनरली ऑडिट पीरियड क्या होता है, पूरे साल का होता है, बराबर है. अब ये जो एरिया हम चेक कर रहे हैं ये भी पूरे साल का हो सकता है, या ये कोई पीरियड का भी हो सकता है. 4 महीने का चेक करके दो, 2 महीने का चेक करके दो, 11 महीने का चेक करके दो.
तो अगर पीरियड में डिफरेंसेस है तो अपने को वो भी बताना पड़ सकता है। टाइम elapsed सिंस द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब ये कंप्लीट सेट पे रिपोर्ट कब आया था और इसके बाद हमने अपना स्पेशल पर्पस रिपोर्ट कब दिया, उसके बीच का डिफरेंस। क्लियर विद दिस? जनरली कंप्लीट पॉइंट के बाद ही होता है। हाँ जनरली बाद में होगा, क्योंकि देख पहले तो तेरा ऑडिट कैरी आउट होगा, या कुछ कुछ केसेस में पहले भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी ऑडिट पूरे ऑडिट होने के लिए साल भर का टाइम है, करेक्ट। अब मैं उतना टाइम तक नहीं रुक सकता बिकॉज शायद मुझे बैंक से लोन लेना है, तो एक स्पेसिफिक 2-4 एरिया चेक करना है। तो इट कैन बी अ पार्ट कि पिछला वाला ऑडिट रिपोर्ट जो रहेगा उसका रेफरेंस दे दूंगी, और उधर से लेके अभी का 6-7 महीना जो भी अपना हुआ है उधर तक का मैंने ऑडिट अभी आपको करके दे दिया, वैसा करके पार्ट हो उसका। तो इट कैन ऑलवेज बी आफ्टर और बिफोर द करंट ईयर, इट विल अगेन डिपेंड ऑन द असाइनमेंट। ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल इन केस द क्वालिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन रिलेशन टू द अकाउंट्स रिसीवेबल, अगर अपने को लगता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया, और अभी अपन वो एरिया का ही क्या करने जा रहे हैं, स्पेशल ऑडिट करने जा रहे हैं इसके हिसाब से, तो वो एरिया में भी अपना जरूरी है कि सेम काइंड ऑफ ओपिनियन आएगा। इट में डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस। क्लियर विद दिस? तो अपना ओपिनियन चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी अपने को बताना पड़ सकता है, और उसका इम्प्लीकेशन अपने ऑडिट पे कैसे आएगा वो भी अपने को डिस्क्लोज करना पड़ सकता है। अटक गया ये। अंडरस्टूड? Inclusion of reference of auditor's report on the complete set of financial statement to be included. What we say where it is having implications. What we say on the report of the complete set of financial statement do not have an implication for the audit on single financial statement or specific element. The auditor may deem it appropriate to refer the matter in the other matter para. तो आप क्या कर सकते हो, अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट अलग से हो चुका है और आप अपना स्पेशल ऑडिट कर रहे हो, तो जो उसका ओपिनियन है वो आप अदर मैटर पैरा के इसमें दे सकते हो रेफरेंस के लिए, कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये ओपिनियन आया हुआ है, हमने हमारे एरिया पे ये भी रेफरेंस के लिए आप लोग दे सकते हो। Clear with this? If the auditor undertakes the assignment to report on single financial statements or specific element in conjunction with the audit of complete set, then separate opinion अपने को देना पड़ेगा each engagement के ऊपर, because दोनों assignment अलग अलग है ना, करेक्ट है कि नहीं है? तो in that case अपने को अलग अलग देना पड़ेगा। If the auditor concludes that the presentation is sufficient, it does not differentiate sufficiently from the complete set of the financial statement, तो मैनेजमेंट को सिचुएशन रेक्टिफाई करने के लिए बोलना चाहिए। बराबर है? मतलब क्या, एक्चुअली कंपनी को पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करना था, लेकिन उन लोगों ने उसको ऐसे डिपिक्ट किया कि ये स्पेशल पर्पस है। तो अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट को कौन सा असाइनमेंट देना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनको गाइड करो कि सर एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो बैलेंस शीट भी चेक करो, पीएनएल भी चेक करो और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी चेक करो, तो सर ये तो फिर पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही ऑडिट हो गया ना, तो हम इसको स्पेशल पर्पस में क्यों डाल रहे हैं, इसको कहाँ डाल सकते हैं, जनरल पर्पस में डाल सकते हैं। आप बोल रहे हो ये इसके हिसाब से बनाने का है, तो ये वाली इसमें फॉल नहीं करेगा, वो जनरल कैटेगरी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्लाइंट कोई और एंगल से बोल रहा है, तो उसका रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो आप उनको गाइड करो कि हम ये वाले ऐसे के हिसाब से रिपोर्टिंग नहीं दे सकते, हम इसको रिपोर्टिंग किसके हिसाब से देंगे, जनरल के हिसाब से देंगे, बिकॉज आपके सारे रिक्वायरमेंट नॉर्मल ऑडिट। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो वही बोले the audited single financial statements may be published together with the entities audited complete set of the financial statement. If auditor concludes that presentation of single financial statement or specific element does not differentiate sufficiently from complete, then we can ask the management to rectify the situation. क्योंकि दोनों सेम ही है ना, ऐसा अलग अलग दिखे क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना, करेक्ट? सो अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब ऑडिट से नहीं हो सकता, तो ऑडिटर शैल आल्सो डिफरेंशिएट द ओपिनियन ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑन द स्पेसिफिक देन द कंप्लीट, दोनों का ओपिनियन अलग अलग अपने को देना पड़ेगा अगर दोनों रिपोर्ट जा रहे हैं तो। कंसीडरिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ सर्टेन मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? पहला, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो वो देना पड़ेगा ईओएम मैटर, गोइंग कंसर्न का इशू प्लस आपका मटेरियल स्टेटमेंट ऐसे 720 आजू बाजू का आइटम, उसका रिपोर्टिंग अपने को देना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? Adverse opinion or disclaimer opinion in the eyes of complete set of financial statement. If auditor concludes that it is necessary to express an adverse opinion or disclaimer of opinion on complete set, it does not permit the includer to include the same auditor's report and unmodified opinion on single financial statement. वो क्या बोल रहे हैं? अगर आपने बोला है कि आपके ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपका रिपोर्ट जा रहा है क्वालिफाइड या मॉडिफाइड या एडवर्स, मतलब एडवर्स है जो भी पार्ट है, और आप सिंगल पे अनमॉडिफाइड दे दो, ये दोनों एक साथ दे सकते हो क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक आइटम इधर है, और आप बोल रहे हो एडवर्स, या तो आप बोल रहे हो डिस्क्लेमर, मतलब इट इज परवेसिवली अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट हो रहा है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट हो रहा है, मतलब जो एरिया हमने सिंगल वाला ऑडिट किया उसमें भी अफेक्टिंग हो सकता है, तो हम इस पे अनमॉडिफाइड और इस पे मॉडिफाइड ऐसे दे सकते हैं क्या? नहीं। क्वालिफाइड ओपिनियन रहेगा तो एक बार चल जाएगा, बिकॉज़ इट कैन ओनली रिलेट टू दैट स्पेसिफिक केस, तो इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे टारगेट कौन सा वाला किया?
adverse or disclaimer of because that pervasively affects the management. समझ में आया क्या? क्योंकि वो अगर pervasively affect करे मतलब अपने लिए को भी affect कर सकता है ना, overall level पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट करे, तो हम ये नहीं बोल सकते कि overall level पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, लेकिन उसी का एक पार्ट जो है ना कौन कौन, this will be our report only contradicting pattern आ जाएगा ना, तो वो चीज नहीं कर सकते. The auditor concludes that it is necessary to express an adverse opinion or disclaimer of opinion on complete set as a whole, but in the context of a separate audit of specific element is included in those financial statement. The auditor nevertheless consider it appropriate to express unmodified opinion on that matter. The auditor shall only do so if पहला auditor is not prohibited by law. कब कर सकते हैं पहला चीज. सेकंड, in the expressed opinion is an auditor's report is not published together with the auditor's content, मतलब साथ में नहीं जा रहा है क्योंकि वो तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा ना. फिर the element does not constitute a major portion of entity's complete set of financial statement, क्योंकि मेजर पोर्शन करेगा मतलब परवेसिव, फिर बोली क्यों रहे, छोटा मोटा एरिया है सर और परवेसिव लेवल पे उसको अफेक्ट नहीं करे, इसके लिए हमने उधर अनमॉडिफाइड दिया है और वो रिपोर्ट भी अलग था. मतलब मैं बोलूं ये मतलब 1 in 100 वाला चांसेस. जनरली कोई भी ऑडिटर ये चीज को अग्री नहीं करेगा. समझ में आया? The auditor shall not express an unmodified opinion on single financial statement if auditor has expressed an adverse or disclaimer of opinion on complete set. This is the case even if the auditor's report on single is not published together with the auditor's report or finding. This is because single is deemed to be the major portion of those financial statements. समझ में आया? देखो पहला चीज, अगर वो आइटम छोटा मोटा है तो आप उसके लिए इतना मेहनत करोगे ही नहीं, उसका ऑडिट करवाओगे. आप उसका सिंगल ऑडिट करवा रहे हो मतलब वो आइटम मटेरियल, अगर वो आइटम मटेरियल है तो वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, और अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है और आप बोलो कि एडवर्स ओपिनियन है तो परवेसिवली अफेक्ट करा है, परवेसिवली अफेक्ट करा है तो मतलब एरिया को अफेक्ट करेगा, सब कॉन्ट्रडिक्शन में जाता. समझ में आ गया? तो इसके लिए ये वाले ओपिनियन ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट पे नहीं जा सकते. क्लियर विद दिस पार्ट? एग्जांपल जस्ट देके रखा है उन लोगों ने कि कब ये लोग स्पेसिफिक ऑडिट्स करवा सकते हैं. शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज्ड एसेट, प्राइवेट पेंशन प्लान वगैरह होते हैं, एक्चुअल रिपोर्ट्स वाले पार्ट, ठीक है, उसका कर सकते हैं. नेट टेंजिबल एसेट्स का जो फिक्स्ड एसेट का मैं एग्जांपल लेके चल रही थी उसका अपन स्पेसिफिक ऑडिट करवा सकते हैं. देन लीज प्रॉपर्टी वगैरह है या फिर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय बोनसेस वगैरह है, इन एरियाज का अपन स्पेशल ऑडिट वगैरह करवा सकते हैं. यूनियन वगैरह बोल रहे हैं कि बोनस आप लोग छुपा रहे हो एंड ऑल, तो उस केस में उसका ऑडिट वगैरह करवा के एक एरिया का दे सकते. क्लियर विद दिस पार्ट? समझ में आया सबको? ठीक है. ये चैप्टर के अंदर एक ऐसे और बाकी है, वो अपन नेक्स्ट सेक्शन में खत्म करेंगे. फिर नेक्स्ट ये दोनों समझ में आया ओवरऑल लेवल पे? वाइंड अप करते हैं. एक बार पढ़ लेना, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ.